परमपिता बाबा की जय। विश्व पिता बाबा की जय। जगत गुरु बाबा की जय। আসেছিলে প্রকাশেলে, কেন মনে ধরা নাহি দিলে। আসেছিলে প্রকাশেলে, কেন মনে ধরা নাহি দিলে। মনে প্রাণে চেয়েছি ধ্যানে, তবু কেন তুমি না তাকালে। মনে প্রাণে চেয়েছি ধ্যানে, তবু কেন তুমি না তাকালে। কেন মনে ধরা নাহি দিলে। কেন মনে ধরা নাহি দিলে। আসেছিলে প্রকাশেলে, কেন মনে ধরা নাহি দিলে। চাহো করুণা নয়নে, রেখো আমারে স্মরণে। চাহো করুণা নয়ন, রেখো আমারে স্মরণ। পরা শান্তি পাবো প্রভু তুমি চাহিলে। পরা শান্তি পাবো প্রভু তুমি চাহিলে। কেন মনে ধরা নাহি দিলে। আসেছিলে প্রকাশেলে, কেন মনে ধরা নাহি দিলে। রূপে তুমি অদ্বিতীয়, গুণে আদরণীয়। রূপে তুমি অদ্বিতীয়, গুণে আদরণীয়। সকলের বরণীয়, বন্দিত নিখিলে। সকলের বরণীয়, বন্দিত নিখিলে। কেন মনে ধরা নাহি দিলে। কেন মনে ধরা নাহি দিলে। আসেছিলে প্রকাশেলে, কেন মনে ধরা নাহি দিলে। মনে প্রাণে চেয়েছি ধ্যানে, তবু কেন তুমি না তাকালে। কেন মনে ধরা নাহি দিলে। কেন মনে ধরা নাহি দিলে। কেন মনে ধরা নাহি দিলে। বাবা নাম কেবলম, বাবা নাম কেবলম। বাবা নাম केवलम, बाबा नाम केवलम। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। बाबा केवलम, बाबा नाम केवलम।
बाबानां केवलम् 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 बाबानां केवलम्। परमपिता बाबा की जय। विश्व पिता बाबा की जय। जगत गुरु बाबा की जय। सुप्रिया दीदी आगे स्टार्ट करिए। ओके दीदी। और दीदी साथ के साथ एक और चीज अनाउंस भी कर दीजिए कि कल का प्रोग्राम 2:30 का। जी। सभी को नमस्कार है मेरा, और आज इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंजुला दीदी हम सभी के बीच में जुड़ी हुई है। मंजुला दीदी का क्लास होगा, लेकिन उसके पहले एक हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि कल 3 मई को हम आनंद पूर्णिमा का जो महोत्सव है उसके उपलक्ष्य में 2 दिन पहले, ताकि लोग अवेलेबल रहें, उसके हिसाब से कल 2:30 बजे से हम GPIF के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ही कथा कीर्तन का प्रोग्राम लेकर के आनंद पूर्णिमा महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि सभी समय से जुड़े, और हमारे बीच में बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, और जो बाबा के करीब रहे हैं और बाबा की फिलॉसफी को जिन लोगों ने बहुत अच्छे से जाना है, उन सभी से हम सुनेंगे। हमारे साथ कल ज्वाइन होंगे स्वरूपानंद दादा जी, प्रद्युम्न नारायण दादा जी, हरानंद दादा जी, आचार्य अवधूतिका देशना दीदी, दानव्रता दीदी, आनंद प्रभा दीदी और मंजुला दीदी हम सभी के बीच में रहेंगे। और कथा कीर्तन का कार्यक्रम जो होगा, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि कल समय से सभी जुड़ेंगे और इस जो प्रोग्राम है उसका पूरा लाभ लेंगे। और उसके बाद आज का जो सेशन है हमारा, हमने पहले भी प्राउड के बारे में बहुत कुछ सुना है, और दीदी हम लोगों के निवेदन पे एक बार फिर से 15 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड जो है उन पे फिर से हमारे बीच में चर्चा करने वाली है। तो दीदी को मैं वेलकम करती हूँ। दीदी स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। थैंक यू दीदी। धन्यवाद शुक्रिया। हम लोगों ने प्राउड की क्लासेस पहले भी ली हैं, और अब मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सब लोग प्राउड इतना जान चुके हैं। अब अगर इसको हम रिवाइज करते हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता कि हम कम्युनिकेशन से रिवाइज करें, क्योंकि पिछली बार अगर 15 प्रिंसिपल्स को हमको दोबारा लेना है तो मैं सोच रही थी कि कैसे लें, कि छकाछक खत्म कर दें या इस पे थोड़ा समय लें। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को दोबारा हमें रिवाइज करना जरूरी होगा, जैसे पिछली बार हमने। और एक और चीज मैं बाद में बात करूंगी जब क्लास खत्म होगी। तो क्योंकि अगर हफ्ते में एक ही क्लास प्राउड की होनी है तो मैं बाद में फिर मीरा दीदी से बात करूंगी कि प्राउड की एक ही क्लास, अगर हफ्ते में एक ही क्लास ट्यूसडे को होनी है तो फिर दूसरे दिन वो सारा, मेरे ख्याल में मुझे लगता है वो जो कंटिन्यूटी होती है
क्लास की वो दूसरे हफ्ते तक भूल जाता है, उसको रिवाइज करना होगा, या लोग याद रखेंगे, या प्राउड की मैंने जैसे पहले सजेस्ट किया था कि 2 क्लासेस लें, और कोई भी इसके बीच में बात करना चाहे तो आधा पौना घंटा हम उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे कि हम अब रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय तो मुझे लगता चाहिए नहीं होगा प्रिंसिपल्स को डिटेल में लेने का और समझाने का। और दूसरी एक और बात है कि जब हम प्रिंसिपल्स खत्म करेंगे तो अप्लाइड साइड ऑफ प्रिंसिपल को लेंगे, तो तब हम उसको डिटेल में भी ले सकते हैं। लेकिन अभी जब प्रिंसिपल्स को ले रहे हैं तो पिछला रिवाइज, अगर अब कितने लोग हैं, पिछला कितने लोगों को याद है, क्या कोई रिवाइज पिछली क्लास में हमने क्या किया था, वर्ण प्रधानता चक्रधारायम, वो कोई बता सकता है? कोई जो हमने पिछली बार कहा था उसको कोई रिपीट करके फिर उसको कंक्लूड करके आगे ला सकता है? कोई लाना चाहता है? सुप्रिया दी, कोई लाना चाहता है तो पूछिए, क्योंकि क्लास इंटरेक्टिव होगी तो मुझे लगता है अच्छा होगा। और अगर पिछले हफ्ते की क्लास किसी ने अटेंड की है और उन्हें वो याद है कि कहाँ कहाँ तक हम पहुंचे थे, तो वो कोई ना कोई 5 मिनट या 6 मिनट 10 मिनट में रिपीट कर सकता है कि हमने पिछले हफ्ते की क्लास में जब वर्ण प्रधानता चक्रधारायम लिया तो वो कहाँ तक लिया और कहाँ पे छोड़ा। हाँ दीदी, कोई भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं इसके ऊपर, जो हाँ, कोई सबसे भी पहला बोलना चाहे, प्रिंसिपल प्रभा है। अग्रवाल बोलना चाहती हैं तो वो बोलें, जो भी पिछली हफ्ते, क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है तो अब मुझे तो लगता है कि ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू सा हो जाता है। अब मैं ही उसको रिपीट करूं या आप में से कोई रिपीट करना चाहेगा? इट वुड बी अ गुड चांस टू अदर पीपल आल्सो, कि पिछले कोई हफ्ते दीदी की बोलना क्लास याद चाहते है। हैं तो? कोई भी दीदी अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलेंगे। पहला जो है वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम, इसके ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त में बोल सके अगर तो, नहीं तो फिर दीदी फिर से अगर हमें। कोई बोलना चाहता है तो बोले प्लीज, क्योंकि मेरा दीदी है, मेरा दी है। जी, मीरा दीदी भी है। दीदी मैं ना बोल नहीं पाऊंगी अभी। नहीं नहीं दीदी, आप मत बोलिए, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ अगर कुछ लोग बोलने के इच्छुक होते हैं तो वो इसको बोल सकते हैं। 10 मिनट या जी 5 मिनट जी अगर इसको जी दीदी, रिवाइज ये करें तो तो ये अच्छी बिल्कुल बात है कि हम लास्ट। सबको चांस दें। दीदी आप तो, जी दीदी ये तो हम लोग बोल भी चुके हैं और आप बोल ही रही हैं। तो जब आप बोल दी तो दीदी हम लोग तो कंसिडर उसको करेंगे ही, बिल्कुल। तो ठीक है, अगर कोई आगे। अच्छा, पिछले हफ्ते इस क्लास में कितने लोग थे? वो लोग आए हुए हैं? नहीं दीदी, लास्ट टाइम तो बहुत थे, आई थिंक 20+ ही थे, 25 थे, आज तो 12 हैं। आई थिंक बाबा जन्मदिन है तो कुछ कुछ में शायद आई थिंक बिजी होंगे अभी से ही। आई अच्छा, थिंक तो चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्ण प्रधानता चक्रधारायम हमने पिछली बार लिया था। वैसे जब संस्कृत में हम श्लोक लेते हैं या उसका परपर्ट बोलते हैं तो एक्सप्लेन करने को बहुत कम रह जाता है, समझ आ जाती है सब लोगों को कि। लेकिन इसमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, जो मैं चाहती थी कि आज मैं किसी न किसी से पूछूं कि वर्ण प्रधानता चक्रधारायम, एक वर्ण चक्र, सोशल साइकिल तो चलता ही रहेगा। हमने शूद्र क्षत्रिय विप्र वैश्य के चक्र कैसे क्रिएट होते, कैसे ये वर्ण कैसे क्रिएट होते, मेरे ख्याल में इस पे हमने पिछली बार पूरा समय लिया था कि वर्ण कैसे क्रिएट होते हैं। लेकिन वर्णों की कैरेक्टरिस्टिक, वर्णों की प्रॉपर्टी, वर्णों के गुण हमने ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं बोले, जो हमें जो बहुत जरूरी है। आज मैं एक वर्ण का गुण तो जरूर लूंगी आगे, लेकिन उससे पहले चक्रधारायम, वर्ण प्रधानता चक्रधारायम का मतलब कुछ लोग कहते हैं, इसीलिए मैं इस पे दीदी बहुत जोर दे रही हूँ। दीदी कुछ लोग आप समझते हैं। दीदी जी, आपने बोला था कि जो वर्ण है, एक वर्ण हमेशा प्रधान होता है। दैट आई रिमेम्बर, सो आई एम जस्ट दैट ट्राइंग मच टू, यू रिमेम्बर। या आई या रिमेम्बर उसी दैट। चीज को मैं बोल रही हूँ प्रभा दीदी, ये आप अपना ये खोलिए और कुछ और बोलना चाहती हैं तो बोलिए, इस पे आपको क्या याद है?
अभी तो यही मुझे याद है दीदी कि वन वर्ण डोमिनेट्स, इट्स ऑलवेज दैट वर्ण डोमिनेट्स एंड इट इज अ साइकिल जो एक वर्ण जब खत्म होता है दूसरा वर्ण आ जाता है, वो वर्ण जो है डोमिनेट करता है और उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो वर्ण काम करता है इन द होल सोसाइटी। जी जी बिल्कुल ठीक प्रभा दीदी। लेकिन मैं यहाँ पे एक और डिफरेंस आज बहुत शायद ये डिफरेंस नोट नहीं किया होता है। वर्ण प्रधानता चक्रधारायम का मतलब है इन द मूवमेंट ऑफ सोशल साइकिल वर्ण ऑलवेज डोमिनेंट, one varna is always dominate and that varna dominates also। लेकिन हमें इस जो ये श्लोक है, श्लोक का मतलब है वन वर्ना इज डोमिनेंट। मुझे लगता है हमको डोमिनेंट और डोमिनेट में बहुत केयरफुल रहना है। ये इसमें सब कुछ लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है डोमिनेंट और डोमिनेट में। एक वर्ग का डोमिनेंट होना और एक वर्ग का डोमिनेट करना, इन दो चीजों में बहुत ज्यादा एक प्राउटिस्ट को बहुत महीन, बहुत थिन और बहुत ही शार्प मीनिंग है जिसको समझना बहुत जरूरी है। सो द वर्ण इज डोमिनेंट। सो आई होप कि अब आपको समझ आई है कि वर्ण प्रधान होता है, वर्ण डोमिनेंट होता है। हाँ, वही वर्ग डोमिनेट भी करता है, लेकिन इस श्लोक का मतलब डोमिनेंट का है कि वन चक्र के साइकिल के सोशल साइकिल के एक एरा में एक वर्ण प्रधान होता है। वो डोमिनेंट होता है, दिखता है, सबको दिखता है। और वो नेचुरली डोमिनेट वही नहीं चक्र करता है दीदी, वही वो चक्र डोमिनेट नहीं करता है बट डोमिनेंट वो रहता है। वो डोमिनेंट होता है। सोशल साइकिल में लिखा है कि वो डोमिनेंट होता है और वही डोमिनेट भी करता है बाद में। दैट इज सेकंड स्टेज। उसी डोमिनेंट वही जो डोमिनेंट वर्ण है वो बाद में गुवर्ण करता है। उसको हम डोमिनेट बोले या गुवर्ण बोले या शासन बोले, लेकिन वो वर्ण शासन करता है। वो जो वर्ण है वो डोमिनेंट वर्ण जो है वो शासन करता है। अब शासन करता है इसलिए हम बोलते हैं कि शासन करना बुरा नहीं होता है। शासन हर वर्ण अपने हिसाब से शासन करता है और अच्छे के लिए करता है और सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की डेवलपमेंट, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कानून बनाता है, शासन करता है, प्रशासन कैसे चलाना है, कानून संविधान की क्रिएशन करता है। और नेचुरली डोमिनेंट वर्ग जो है वो डोमिनेट करना भी शुरू करता है। और यही वर्ग जब बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, यहाँ पे हमें डोमिनेंट और डोमिनेट की में फर्क कब होना शुरू किया। वो डोमिनेंट होता है इसलिए शासन प्रशासन उसके हाथ में होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही शासन प्रशासन को चलाता है और डोमिनेट भी करता है। नेचुरली लोग उसी को देखते हैं। और जब उसकी डोमिनेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो करप्ट हो जाता है। जब बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा एक वर्ग दूसरे वर्ग को, तो दूसरे वर्ग सफोकेट फील करेंगे। और इतना ज्यादा अगर वो डोमिनेट करेगा, मीन्स वो सुप्रेस करेगा, तो उस वर्ग की जो अच्छाइयां थी, हमारा कहने का मतलब प्राउड का कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ण बुरा नहीं है, कोई भी वर्ण बुरा नहीं है। हर वर्ण एक समय की जरूरत है, समय की उपज है। हर एक वर्ण हर एक समय की उपज है सोशल साइकिल में, सामाजिक धारा में। लेकिन अगर वो डोमिनेंट वर्ग डोमिनेट करके अति डोमिनेट करना शुरू करता है तो सुप्रेशन और जब वो एक्सप्लॉइट करता है, जब डोमिनेट करने के बाद एक्सप्लॉइटेशन की स्टेज पे डोमिनेशन पहुंचती है, तो उस वर्ण का डाउनफॉल स्टार्ट होता है और वो दूसरे वर्णों को सुप्रेस करता है और एक्सप्लॉइट करता है। दिस एक्सप्लॉइटेटिव स्टेज जो डाउनवर्ड है, एक वर्ण जब शुरू में होता है तो बहुत अच्छा होता है, जरूरत होती है समाज को उसकी,
और वो जरूरत के अकॉर्डिंग रूल करता है, अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग शासन करता है, और फिर डोमिनेट करना शुरू करता है। और डोमिनेशन जब नेगेटिव डोमिनेशन शुरू हो जाती है और तब वो एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है, और एक्सप्लॉइटेटिव एरा को, उसी एरा को सूडो, फिर उस एरा का जब डाउनफॉल शुरू होता है तो उसे सूडो एरा बोला जाता है। सूडो एरा, जैसे कि अगर क्षत्रिय एज है, क्षत्रिय एरा है, क्षत्रिय युग, और क्षत्रिय युग जब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है तो उसको सूडो क्षत्रिय युग बोला जाता है। सूडो, सूडो मीन्स क्षत्रिय तो दिख रहे हैं हमें, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं है। जो उनका स्वभाव था, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अब वो अपनी पावर को लेने के लिए बहुत अननेचुरल वे में हो और सुप्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए वो सूडो क्षत्रिय एरा हो गया। अब ये जो सूडो क्षत्रिय एज है, तो नेचुरली जब वो बहुत तीन वर्णों को, दूसरे तीन वर्णों को बहुत एक्सप्लॉइट करता है, तो तीन वर्ण क्या हो जाते हैं? तीनों वर्ण शूद्र की स्टेज पे आ जाते हैं। तीन वर्ण, चाहे वो जैसे कि आजकल वैश्यन एज है, जैसे कि कैपिटलिस्टिक एज है, अगर वो सूडो में चल रही है तो बाकी क्षत्रिय, शूद्र और विप्रा, ये तीनों को उसने अपने हाथ में ऐसा बना दिया है, अपने हाथ में इतना कंट्रोल में ले लिया, उसने विप्रों को भी लिया, शूद्रों को, उनको सबको शूद्र की प्लेस में पहुंचा दिया है। अब शूद्र क्या है? शूद्र तो हम जानते हैं, शूद्र का हमने कल भी लिया था, लेकिन आज मैं शूद्र की कुछ क्वालिटीज बोलूंगी। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ वही पिछली बार का जो हमने समझाया था कि डोमिनेंट और डोमिनेट, वन क्लास डोमिनेट नहीं बोलना है हमें, पहले वन क्लास इज डोमिनेंट बोलना है। द डोमिनेंट क्लास बिकम्स डोमिनेटिंग। मीतू दीदी आप क्या बोल रही हैं? दीदी आपने कहा कि जब सूडो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो जाता है, वर्ण हो जाता है, तो बाकी तीनों शूद्र हो जाते हैं एक साथ इकट्ठे होके, और उनमें शूद्र की स्टेज पे ले जाते हैं तीनों वर्णों को, उनको विक्षुब्ध शूद्र बोला जाता है। उनका नाम शूद्र नहीं है, विक्षुब्ध। अच्छा। विक्षुब्ध मीन डिसग्रंटल्ड। लेकिन मैं इस पे आगे आऊंगी, इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि शूद्र की क्वालिटीज जब हम जानेंगे तो तब हम समझेंगे कि शूद्र की क्लास पे विप्राज को लाने का मतलब क्या होता है। एक विप्रा को शूद्र की तरह डील करना, शूद्र की तरह उसको उससे बिहेव करना, शूद्र की तरह उससे काम लेना, एक क्षत्रिय से भी शूद्रन वर्क लेना, तो ये होता है कि सारी तीनों क्लासेस को एक डोमिनेंट वर्क डोमिनेट करता है, डोमिनेंट और डोमिनेट। सो आप मन में रखिए कि द वर्ण प्रधान रहना is a natural thing, it is dominant varna and dominant varna always governs। शासन उसी के हाथ में आता है, उसी के प्रकार होता है, वो जैसे चाहता है वैसे ही होता है। क्षत्रिय एज में क्षत्रिय एज का शासन होता है। हम वैश्यन एज में एकदम क्षत्रिय एज की तरह डिसिप्लिन बनाएंगे या कुछ कानून और रूल्स एंड रेजोल्यूशन बनाएंगे, नहीं चलता है। बहुत ज्यादा सोसाइटी से बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है, इसलिए क्षत्रिय एज में क्षत्रिय रूल्स एंड रेजोल्यूशन चलते हैं, वैश्यन एज में वैश्यन ही चलते हैं। लेकिन जब वो एक्सप्लॉइटेटिव हो जाते हैं, तो एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं तो वो दूसरे वर्णों की इज्जत करना, उनको ठीक तरह से एक ठीक तरह से उनको मान देना, उनको रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं, और उन तीनों दूसरे बचे हुए तीनों जो वर्ण होते उनको शूद्रों की तरह ट्रीट करते हैं। अब शूद्र क्या है? शूद्र का हम देखेंगे कि ये शूद्र इतना बुरा वर्ड क्यों है? शूद्र कोई बुरा वर्ड नहीं है। शूद्र का मतलब है पहली स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, पहली स्टेज जो एनिमल लाइफ से पहली कुछ स्टेजेस में जब ह्यूमन बीइंग इस धरती पे आते हैं तो उनका वो एनिमल टाइप होते हैं। बाबा की मैं जो भी बोलूंगी तो बाबा के वर्ड्स बोलूंगी। बाबा बोलते हैं कि शूद्रस आर नथिंग बट बीस्ट इन द फर्स्ट स्टेज। दीदी सॉरी, प्रभा अग्रवाल दीदी पूछ रहे हैं, दीदी रेफरेंस बुक कौन सा है आप जो आज क्लास ले रहे हैं उसके लिए? आज मेरे पास रेफरेंस बुक है दीदी, प्राउड नटशेल है। प्राउड नटशेल है 5 to 8। ओके, थैंक यू दीदी। ठीक है, उसमें शूद्रास की क्वालिटीज है
और क्षत्रियास की भी हैं, आगे भी मैं, इसलिए ये क्वालिटीज स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग स्वभाव जान लेंगे समाज का, तो हम लोग लोगों को जान के उनके साथ बिहेव करना, उनको टॉलरेट करना, उनसे कौन सा काम लेना, वो सब जान जाएंगे। तो फिर हम ना तो फ्रस्ट्रेट होंगे, ना हम एजिटेट होंगे, और ना हम क्या होता है जब बहुत काम करने वाला आदमी किसी स्लो आदमी के साथ काम करता है, तो उसे क्या होता है, वो सारी जो चीजें एजिटेशन जो उसमें होती है, तो वो हम में ना आए, और हम फ्रस्ट्रेट भी ना हो, हम उनको हेट भी ना करें। जैसे कि अगर हम शूद्रों को देखते हैं, तो शूद्रों की क्वालिटीज आज जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि वो जो करते हैं तो उनकी क्वालिटी है, उनका स्वभाव है, तो उसको हम देख के हम नहीं बोल सकते कि ये तो जानवर है, ये मलेच्छ हैं, ये हमें नहीं बोलना है। हम इनको समझ जाएं, इसलिए बाबा इतना समय देते हैं इन क्लास वर्णों पे। तो वर्ण शूद्र, अब शूद्र के लिए बाबा बोलते हैं कि ये पहली स्टेज वाले, जब पहली स्टेज में क्योंकि जो संचर प्रति संचर का जो साइकिल है, ब्रह्म चक्र है, वो तो द साइकिल ऑफ क्रिएशन इज ऑन गोइंग, नॉन स्टॉपेबल क्रिएशन चल रही है। वो जो हम लोगों ने पढ़ा था आनंद सूत्र में कि वो बीच में त्रिकोण बन रही है, बीच में वो जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम के गिर्द में जो तीन हमारी प्रकृति की 3 गुण हैं, वो गुण हमेशा चल ही रहे हैं। फिर एक गुण बढ़ रहा है, बाहर क्रिएशन हो रही है, होती जा रही है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बाहर आ रही हैं, तो क्रिएशन होती ही जा रही है, और फिर क्रिएशन मर्ज भी होती जा रही है, क्रिएशन निकल रही है, फिर मर्ज ब्रह्म क्रूडिफाई होता ही जा रहा है, जिसे हम बोले थे कि शिव बंधन के अंदर आता ही जा रहा है, तो बंधन के अंदर जो शिव है तो वही जीव है, और क्रिएशन होती जा रही है, और फिर वो बंधन से मुक्त भी होता जा रहा है। तो दिस इज एन ऑन गोइंग नॉन स्टॉपेबल प्रोसेस, कि उस परम पुरुष का एक पोर्शन क्रूडिफाई होता जा रहा है, फिर वो क्रूडेस्ट पोर्शन जो है, अगर वो सॉलिड में पहुंचता तो सॉलिड में सटलिफिकेशन होती जा रही है, फिर वो सटल होता जा रहा है, सूक्ष्म 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 चेतना की ओर जा रहा है। ये नॉन स्टॉपेबल क्रिएशन है। तो क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि हम बोले कि 1 लाख या 1.5 लाख साल पहले इंसान इस धरती पे आया था, तो जब आया था तो तब तो हम पिछले हफ्ते भी ये पढ़े थे कि जब वो आया था तो उसकी जो सिचुएशन थी, उसका जो एनवायरनमेंट था, उसका जो इकोसिस्टम था, वो इतना कंजीनियल तो नहीं था कि वो बैठ के किताबें लिखता और किसी बड़ी बड़ी बातें सोचता कि स्टार्स किसने बनाए और ये किसने बनाया। वो तो अपने आप को धूप और छांव और बारिश से बचाने में ही लगा था। इसका मतलब है उसका पूरा जितना भी पोटेंशियलिटी थी, वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स के लिए, एक तो सर्वाइवल के लिए उसको क्या चाहिए, आहार चाहिए, निद्रा चाहिए, और भय, तो चारों ओर भय था, तो इसीलिए बेसिक उसमें इंस्टिंक्ट्स थे, आहार, निद्रा, भय, मैथुनन थे। मैथुनन तो जरूरी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पीशी खत्म हो जाएगी, तो स्पीशी भी तो खत्म नहीं होनी, वो भी क्रिएशन का लॉ है। तो ये चीजें जरूरी थी और इसी में वो लगा रहता था, और उसके बाद उसे वो दूसरा कुछ सोचता नहीं था। हाँ, उसकी क्या प्रॉब्लम थी कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा भय में रहता था, इसलिए जो भी चीज वो ऐसी देखता था जो उसके कंट्रोल में नहीं है, हालांकि उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, जो उसके कंट्रोल में नहीं होता था, तो उस चीज को या तो वो आ होता है ना, कि एक वंडर स्टक होके देखता था कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, और अगर डर, आउट ऑफ फियर, अगर उसको पूजना शुरू कर देता इन वो या तो हीरो वर्शिप करना शुरू करता था, या जिस चीज से डरता था या जिस चीज को प्यार करता था उसको हीरो वर्शिप या गॉडहुड दे देता था उसको, या भय इतना था कि एस्केपिज्म। तो शूद्र सोसाइटी में, शूद्रों में कभी भी वो या तो किसी की हीरो वर्शिप करते, नहीं तो भाग जाते सिचुएशन से। ये शूद्रस की क्वालिटीज है। तो बाबा लिखते हैं कि आज भी हमारी सोसाइटी में
मैक्सिमम लोग हैं जो शूद्राज है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उस टाइम पे लोग सिर्फ आहार, निद्रा, ग्रेटिफिकेशन मीन प्लेजर मीन्स चाहे वो सेक्स से हो, चाहे वो खाने से हो, चाहे वो किसी भी चीज से प्लेजर हो, उसी प्लेजर के बारे में सोचते थे। और आज के जो शूद्र हैं वो उसके ऊपर आ गए। वो क्या सोचते, वो अपनी फिजिकल प्लेजर ज्यादा से ज्यादा हो। आज का शूद्र सोचता है कि फिजिकली मटेरियली मैं ज्यादा से ज्यादा सुखी हूँ, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे भी नहीं चाहिए। जितना काम उसको बोला गया वो करेगा, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना उसे नहीं आता। इसीलिए सरकार कहते हैं कि शूद्र अगर उस टाइम पे इकट्ठा भी हुआ था तो सोसाइटी को आवाज नहीं आ रही है ना, आई थिंक मंजुला हाँ, दीदी की। जी आवाज चली गई, आई थिंक दीदी का नेटवर्क इशू होगा। और जी हमारे हाँ, बीच में दीदी लेफ्ट हो गए हैं, आई थिंक 2 मिनट दीदी हम वेट करते हैं। और सुप्रिया दीदी, तब तक जो दीदी पॉइंट बताई हैं उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दीजिए, सो दैट साइलेंट ना रहे क्लास। जी दीदी, एक्चुअली दीदी स्टार्ट ही कर रही थी जो वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम है, इसके राइट। बारे में दीदी वर्णों के बारे में बताना चाह रही है, और शुरुआत उन्होंने शूद्र वर्ण के द्वारा किया है। तो उसके बारे में दीदी बता रही है कि शूद्र जो हम टर्म एज सच यूज करते हैं, उसका हम सोचते हैं कि बहुत ही खराब मतलब है, या फिर जो एक्चुअली नीचे स्तर के होती नहीं है, पर हम उन्हें अपने मन से मानते हैं कि सो कॉल्ड जो बाबा कहते हैं ये नीचे स्तर के लोग, उन लोगों के लिए जो शूद्र टर्म यूज किया जाता है, एक्चुअली में इसका कुछ बुरा मतलब नहीं है। आई थिंक ये सभी समझ रहे हैं कि जब सबसे शुरुआत में इस धरती पर मनुष्य आया होगा, तो जो अभी हम जिस फॉर्म में मनुष्य को देखते हैं, उस तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं था। इस बारे में दीदी चर्चा करते हुए बता रही हैं कि उस समय सोचिए कैसा स्वरूप रहा होगा मनुष्य का, जब वो पहली बार इस धरती पर आया होगा। वह अभी के जैसे मनुष्य की तरह तो नहीं, क्योंकि कहते हैं जो हमारा साइकिल ऑफ इवोल्यूशन है ह्यूमन बींग्स का, उसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोगों ने साइंस में पढ़ा भी है, और उसमें हम जानते हैं कि किस तरह से मनुष्य इवॉल्व हुआ है। उसका स्पीशीज जो है वह भी चेंज हुआ है टाइम के साथ-साथ, और बहुत लंबे टाइम के साथ-साथ ये चेंजेस आते हैं। तो 1 डेढ़ लाख साल पहले जब मनुष्य इस धरती पर पहली बार आया होगा, तो मनुष्य के रूप में नहीं था, शायद वो कुछ जानवर या फिर जैसा बीस्ट शब्द यूज़ किया है, उस तरह के रूप में रहा होगा। और जो पहला मनुष्य अकेले इस धरती पर आया होगा, तो किस तरह वह डरा हुआ होगा, ये सब चीज़ें बता रहे हैं दीदी। आई एम सॉरी दीदी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था क्योंकि नो मैं आज प्रॉब्लम अंदर दीदी, बैठी हुई हूँ। नो प्रॉब्लम मुझे दीदी, वो हम बस ठीक गैप फिल कर रहे थे, आप कंटिन्यू करेंगे दीदी। थैंक यू। नहीं, तो मैं कह रही थी कि शूद्र की स्वभाव में बाबा कहते हैं कि उनमें एक तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रहता है, जिसे कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उनमें ऐसी जो शूद्र समाज बनता है तो उसमें बहुत प्यार, मोहब्बत, कंपैशन ये नहीं होता है। बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा सा प्यार माँ बाप को रहता है। बच्चे दूर चले जाते हैं तो बच्चे वो ड्यूटी, वो जो पेरेंट्स के लिए ड्यूटी है, जो कंपैशन है, वो उनमें भी नहीं होता है, तो माँ बाप में भी नहीं होता। तो दोनों में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप होता है, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला जाता है, जिस पे बाद में रिसर्च जब की जाती है बायोलॉजिकली, तो फिर डार्विन भी बोलता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एनिमल किंगडम का स्ट्रीक है, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम का नहीं है। ह्यूमन जब सिविलाइज्ड होते हैं तो वो सोसाइटी बनाने की ओर चलते हैं। सोसाइटी मीन्स अपने साथ बूढ़े, कमजोर वर्ग, पिछड़ा, अगला वर्ग, बुजुर्ग, इन सबको इकट्ठा ले जाने को एक सोसाइटी या सोसाइटी का यूनिट, एक फैमिली बनती है। लेकिन
शूद्रों में वो नहीं होता है। शूद्रों की एक और क्वालिटी होती है, वो कहते हैं कि अगर किसी को मरना है, if someone has to die, he should die quickly, and if someone has to live, he should live in a good condition. अगर ठीक हैं और भी ठीक तरह से लिव करें। शूद्र की, आजकल के शूद्राज की बात बोल रही हूँ मैं, पहले शूद्राज की क्लास तो चली गई, वो तो पेरिफेरल क्रांति विक्रांति सब कुछ हो गया, लेकिन शूद्रों की क्वालिटी में है कि वो मतलब किसी को दवाई देकर उनको जिंदा रखना, उनका एक एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है, उनकी यूटिलिटी वैल्यू है। वो पेरेंट्स हैं तो वो 100 साल 105 साल तक जिए, उनको दवाई देंगे, उनको वेंटिलेटर पे रखेंगे। ये शूद्र सोसाइटी में नहीं है, उनमें ये थिंकिंग नहीं है। सोसाइटी तो छोड़ दीजिए, शूद्र सोसाइटी बनाते ही नहीं है, उनमें वो थिंकिंग ही नहीं है। इसीलिए शूद्र लोग ना तो गवर्न करते हैं, ना कोई कानून बनाते हैं, ना शासन करते हैं। वो मैकेनिकल है। बाबा की लिखी हुई बातें हैं कि शूद्राज आर ऑलवेज मैकेनिकल। उनसे क्षत्रिय लोग काम लेते हैं, क्षत्रिय लोग यूजुअली, क्योंकि शूद्राज के बाद में क्षत्रियाज आते हैं, तो क्षत्रियाज लोग उनसे काम लेते हैं, और उस काम में वो एक्सप्लॉइट होते हैं या उनके हित क्या है वो नहीं सोचते। वो क्षत्रियाज के हाथ में या किसी के भी हाथ में अपनी बागडोर दे देते हैं और उनका हीरो वर्शिप करते हैं। ऐसी ही चीज को क्षत्रिय लोग एक्सप्लॉइट करते आए हुए हैं। बड़े बड़े युद्ध जो हुए हैं, तो युद्ध तो आर्मी लड़ती है, लेकिन जब जीतते हैं तो जीत का सहरा क्षत्रिय लोगों के इस पे सर पे बनता है, ना कि उन लोगों के जिन्होंने अपना जीवन दिया होता है। और फिर उनकी एक और बात है कि जब तक आप उनको धक्का देंगे तो वो काम करते हैं, जब धक्का नहीं दिए, बाबा कहते हैं कि वो सोते रहते हैं, कहते हैं कि वो सोते रहते हैं। शूद्राज ऑलवेज स्लीप इन द सेंस सोशल अवेयरनेस के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वो सोते ही रहते। वो बोलते हैं वो उनको कोई सोशल कॉन्शियस का होता नहीं है, वो सोते हैं। अगर जब कोई आके काफी जोर से धक्का देता है, कोई क्षत्रिय आके, तो उठते हैं और जो काम उनको बोला जाता है तो वो करते हैं। करने के बाद फिर उसका क्या आगे, उसका क्या जो उन्होंने काम लिया उसका रिजल्ट क्या आया, वो क्या नहीं आया, फिर वो नहीं देखते हैं बैठ के। फिर वो क्षत्रिय लोग देखते हैं उसका क्या करना है, उसका सहरा किसके सर पे बांधना है, शूद्राज को कितना क्रेडिट देना है, कितना नहीं देना, वो फिर जाके सो जाते। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि शूद्र सोसाइटी बनने का कोई मतलब ही नहीं है। शूद्राज हैव नेवर मेड इन सोसाइटी, शूद्राज ऐसे ही रहते, दे डोंट बिलीव इन फैमिली सिस्टम। मैं इतना बाबा इतना डिटेल में इस चीज को इसलिए समझा रहे हैं कि हम लोग अपने आसपास में अगर आप देखते हैं कि वैश्यन एज के बाद में, कैपिटलिस्टिक एज के पूंजीवाद के बाद में अगर शूद्र वर्ण आना है तो देखिए कैसा वो आ चुका है। शूद्राज और सूडो वैश्य साथ साथ में ही चल रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि अमेरिका में फैमिली सिस्टम नहीं है, ग्रेटिफिकेशन, जिसका मैं देख रही थी कि हम लोग देख रहे हैं आजकल सेम सेक्स मैरिज का, फिर वही बात पे आएगा, इस पर हम लोगों ने बात भी की है। लेकिन जैसे सेम सेक्स मैरिज का चल रहा है आजकल, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या क्या बातें बोल रहे हैं आपने सुनी होंगी। वो क्या तर्क दे रहे हैं बताइए। वो तर्क दे रहे हैं कि मेल और फीमेल बॉडी कुछ नहीं होता है। जेनिटल, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, क्योंकि हार्वर्ड के पढ़े हुए, अमेरिका के पढ़े हुए, अमेरिका का जो वोकिज्म है उसको ये कहते हैं कि हम भगवान को, गुरु को नहीं मानेंगे, लेकिन हार्वर्ड के एक सोशियोलॉजिस्ट को गुरु मानते। अगर इनको कोई बैठ के बोले कि आप ये जो चीजें बोल रहे हैं तो आपने इनको अनुभव किया है क्या कि मेन और वुमेन में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ थिंकिंग का है। वो कह रहे थे कि ये सिर्फ थिंकिंग का है। सो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी किसी स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होती है, ये थिंकिंग पे है। तो इसी चीज को लेकर मैं कुछ थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी, तो देखा कि अमेरिका में तो ये मूवमेंट चल चुकी है, क्योंकि वहां तो वैश्यन एज पूरी सूडो पे आई हुई है, और सूडो वैश्यन एज के साथ साथ शूद्र एज चली हुई है। अगर हम बोले ना कि अमेरिका बहुत गंदा है, खराब है, गंदा खराब कुछ नहीं है।
कोई मटेरियलिस्ट नहीं है, क्योंकि वो वैश्यन एज के सूडो में गए हुए काफी दिन हुए हैं, उसको एक्सप्लॉइटेटिव एरा में पहुंचे हुए कैपिटलिस्टिक एज को, तो वहां पे शूद्र एज साइड बाय साइड चल रही है। इसीलिए बच्चे फैमिली को नहीं मानते हैं। ये चीजें पहले तो नहीं थी कहीं भी। बच्चा 17-15 साल का हो जाता है तो बाहर चला जाता, जाना ही है, वहाँ की सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। अगर 15 से 17 साल के बाद अगर बच्चा माँ बाप के साथ रहेगा तो उस पर हंसते हैं उसके फ्रेंड्स, वहाँ की सोसाइटी उस पर हंसती है कि ये बच्चा क्या है, शायद ये लूजर है, ऐसा ही कहा जाता है वहाँ। जो हम बच्चों को 15-15 साल तक यहाँ पे बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, इंडिया में बच्चा एग्जाम देने जा रहा है पीयूसी का सेकंड ईयर का, तो माँ पीछे पीछे लगी हुई है कि ये खा ले, ये वो खा ले। अगर ये वहाँ के लोग देख लें तो वो बोलते हैं ये बच्चा बिल्कुल लूजर है, ये कुछ नहीं करेगा अपनी लाइफ, क्योंकि उनको ऐसा ही एनवायरनमेंट दिया गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला गया, चाहे वो इकोनॉमिक इसमें हो, उसको उन्होंने सोशल लाइफ में भी वैसा ही लाया, इकोनॉमिक लाइफ में भी वही है। तो ये जो चीजें इनको समझने के लिए हमें क्लास को समझना बहुत जरूरी है। तो वो बोल रहे थे कि मेल और फीमेल कोई होता नहीं, ये मन की बात। तो अगर वो बोल रहे थे कि मेल और फीमेल में अगर शादी होती है तो क्या, ये तो उनका मन का है। तो शादी नहीं होती है तो क्या है ना? शादी क्यों होती है? शादी तो कोई एक सिस्टम बनाने के लिए किसी एक वर्ण ने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को खोजा है, इनोवेट किया है, एक फैमिली को इंटैक्ट रखने के लिए, फैमिली में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, बूढ़ों की सेवा करने के लिए एक फैमिली सिस्टम बना है। विपरण एज की देन है ये जितनी भी फैमिली सिस्टम है, बड़ों की आदर करो, बड़ों के पांव छुओ, ये सारा विपरण एज के अच्छी कंट्रीब्यूशन। तो ये अगर विपरण एज की कंट्रीब्यूशन, ये तो मैन मेड है, ये कोई नेचर की तो है नहीं कि शादी करो, तो क्यों चाहिए? उसके अलावा अगर उनका हम तर्क मानते हैं हमारे एसजीआई का, तो फिर इसका मतलब है कुछ लोग तो पीडोफाइल होते हैं, बच्चों के साथ भी उनको सेक्स करने का मन करता है, तो फिर उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, है कि नहीं? कुछ लोग तो यहाँ तक होते हैं कि डेड बॉडीज के साथ सेक्स करते हैं। ये एक नॉन फैक्ट है साइकेट्री में, उसको एक सिंड्रोम बोला जाता है, बीमारी भी नहीं बोला जाता, साइकेट्रिस्ट तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं, और उसको क्रिमिनलिटी में लाया जाता है इंसेस्ट। ये एक सोसाइटी की सिविलाइजेशन के कानून जो बनते हैं, सोसाइटी जब बढ़ती है, जब एक एरा से दूसरे एरा में जाती है और फिर वो डेवलप होती, कॉन्शियस डेवलप होती जाती है, विपरण एज की ओर जाते जाते क्षत्रियज की कॉन्शियस डेवलप होती है, रैशनैलिटी डेवलप होती है, फिर लव फॉर द ग्रेट डेवलप होता है। जब लव फॉर द ग्रेट पे पहुंचते हैं, जब विकास, तब ये चीजें डेवलप होती हैं कि सेक्स कितना चाहिए, ग्रेटिफिकेशन कितनी चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता तो तब तक तर्क ये है। अब सीजीआई का तर्क ये है, हमारे सीजीआई का, अब मैंने बोलना चाहिए, नहीं पूनम दीदी होंगी बोली, वो नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे ख्याल में मैं तो बोल सकती हूँ। लेकिन उनको वो जो तर्क दे रहे थे, मैं सुन रही थी, तो मैं सोच रही थी उनको तो फिर पीडोफाइल को भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, सेक्स विद द डेड बॉडीज। मैं फिर देख रही थी, एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, कुछ कंट्रीज में, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगी, उस कंट्री में लड़कियों की जो ग्रेव्स हैं, उन ग्रेव्स को ताला लगा के बंद किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग रात को लड़कियों को ग्रेव में से निकाल के उनके साथ सेक्स करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। तो फिर इन चीजों को हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे, हम उसको ना तो हेट करेंगे ना उसको छोड़ेंगे, हम सोचेंगे कि ये एक शूद्र नेरा की एक स्वभाव है। शूद्र नेरा का स्वभाव ये है कि प्लेजर जिस भी चीज से मिले तो सिर्फ फिजिकल ग्रेटिफिकेशन। बाबा बोलते हैं शूद्राज लिव फॉर ग्रेटिफिकेशन। इसीलिए उस टाइम में जब शूद्राज और क्षत्रियाज अभी जब एक वर्ण से दूसरा वर्ण डेवलप होता है, तो उसमें पहले वाले वर्ण की कुछ क्वालिटीज होती है, तो तब ग्रेटिफिकेशन के लिए, जैसे पॉलीगेमी, क्षत्रिय एज में भी स्टार्टिंग में पॉलीगेमी थी, बहुत ही राजा लोगों की इतनी शादियां होती थी, मर्द लोग इतनी शादियां क्यों करते थे? वो टू हैव दैट प्लेजर, वो भोग वस्तु। एक ग्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि एक भोग करने वाला होता है, एक भोग वस्तु होती है। तो भोग वस्तु जो भी अपने मन से जो भी वो सोचते, तो वो भोग वस्तु, उस भोग वस्तु को लेना, ये शूद्रन क्वालिटी है। क्योंकि शूद्र सिर्फ मैटर के बारे में सोचते हैं, वो मैटर के ऊपर सोच ही नहीं सकते, तो वो मैटर और ये मटेरियल थिंग्स उनको गवर्न करती हैं। लेकिन जब इंसान
मैटर से कंट्रोल ना हो और मैटर को कंट्रोल करना शुरू करता है उसमें से जो ग्रुप, उसी को क्षत्रिय बोला जाता है। अब क्षत्रिय और शूद्र में डिफरेंस क्या है? शूद्राज मैटर के अंडर या ग्रेटिफिकेशन प्लेजर के अंडर आकर उनकी पूजा कर रहे हैं, उन चीजों की जो चीजें उनको पसंद है या जिस चीज से वो डरते हैं। लेकिन एक और ग्रुप है जो कहता है कि मैं इसके कंट्रोल में नहीं रहूंगा, ये ठीक है मैं इसको भोगूंगा लेकिन मैं इस पे कंट्रोल करूंगा। तो मैटर पे कंट्रोल करना या मैटर पे वार शुरू हो जाती है, मैटर पे कंट्रोल करने का, मैटर को जीतने की। तो जो एक ग्रुप है जो मैटर को जीतने का वार जीतने की एफर्ट शुरू कर देता है, तो उस वही ग्रुप है क्षत्रिय। इसीलिए क्षत्रिय का मोटो होता है कि वो वसुंधरा भोग करते हैं। वो जितना भी वो भोग करते हैं, वो मटेरियल चीजों का भोग करते हैं लेकिन उनके अंडर नहीं रहते। जब उनको लगता है कि कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो फिर बहुत भड़क जाते क्या। इसलिए उनका मतलब, इसका मतलब है कि वो शूद्राज की तरह बिल्कुल एनिमल स्टेज में नहीं है, वो उनका कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है। तो वो मैटर के अंडर नहीं है, मैटर को भोग करने वाले हैं और बाहुबल से भोग करने वाले क्षत्रिय। लेकिन आज तो मैं सिर्फ शूद्राज के बारे में बोलूंगी, और अगर फिर चाहिए होगा तो, क्योंकि हमें एक फिर ये ऑलमोस्ट हमने पिछली बार शूद्राज को इतने स्वभाव को नहीं लिया था। हमने शूद्राज क्रिएट कैसे होते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय शूद्र ये वर्ण क्या है, इनकी क्लास ली थी, लेकिन उनके स्वभाव, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिया था बहुत डिटेल में। तो मुझे लगता है कि डिटेल में लेना बहुत जरूरी है। साथ साथ में ही अगर हम डिटेल में ये नहीं लेंगे तो हम बहुत सी चीजें हमारी छूट जाएंगी और दोबारा हम इस पे फिर क्लासेस नहीं ले पाएंगे। दोबारा फिर सिर्फ हम ये नहीं ले सकते कि आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्षत्रिय, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शूद्राज ले रहे हैं। तो क्लास वर्ण प्रधानता के साथ ही हम इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे। तो शूद्राज का है, हाँ अब हम बोल रहे हैं कि शूद्राज की क्वालिटीज को अगर हम जान चुके हैं, तो जब एक एरा बहुत एक्सप्लॉइटेटिव होकर दूसरे तीनों एराज को इस सिचुएशन में पहुंचा देता है जहां वो सोचता नहीं है, सोचने की शक्ति, जैसे कि आजकल हमारे आईटी, बीटी, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, जितने भी विपराज हैं, ऋषिज हैं, जिनको हमें ऋषि कहना चाहिए साइंटिस्ट को, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कैपिटल कंट्रोल कर रही है, कैपिटलिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट रिसर्च कैसी करवा रहे हैं? जो उनको चाहिए वो रिसर्च ऐसी करवाते हैं, वो क्योंकि रिसर्च के लिए फंड्स चाहिए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिसर्च होती है। रिसर्च तो नेचुरली विपराज करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को बोल दिया जाता है कि तुम्हें हम एक ऐसी टैबलेट बना रहे हैं जिस टैबलेट से ये हो, जिससे कैंसर दूर हो, जिससे इम्यूनिटी अप हो, तो तुम्हें ऐसी एक टैबलेट बनानी है। तो तुम्हारा जो काम तुम करोगे और रिजल्ट विप्र ने दिया है, तो उस रिजल्ट कैपिटलिस्ट ने दिया है। तो कैपिटल के साथ पैसे वाले ने एक रिजल्ट दिया है कि मेरे लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज का लीजिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी का जब एक ड्रग आता है मार्केट में तो उसकी बहुत बिक्री होती है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत पैसा बनाती है उसमें से। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब मार्केट सैचुरेट हो जाती है। तो मार्केट सैचुरेट होती है तो वो ड्रग की उतनी बिक्री नहीं होती, पैसा ज्यादा नहीं बनता है, तो वो दूसरा एक ड्रग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मार्केट में। तो पूरी जितनी भी उनकी लैब्स है, लैब्स में साइंटिस्ट है, तो वो काम करना शुरू करते हैं कि कोई दूसरा ड्रग बना दूसरे नाम से। और फिर उसमें क्या होता है कि उसमें जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट कहता है कि इनको मत तुम ज्यादा हाईलाइट करो, इनको हाईलाइट नहीं करना। अगर बहुत बड़ा कोई साइड इफेक्ट है तो उसको छोटी सी एक फिजिशियन सैंपल जो होती है, तो फिजिशियन की सैंपल के साथ छोटा सा लिख दो, ताकि कहीं कोर्ट में ना फंस जाओ, कल इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि पूरा जितना पैसा बनाया वो कंपनसेशन में चला जाए। इसलिए इतना सा एक चिट में थोड़े से बड़े बड़े साइड इफेक्ट, छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे तो होते ही रहेंगे, लेकिन उनको नहीं हाईलाइट कर। हालांकि उस साइंटिस्ट को पता होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट काम कैसे कर रहा है? जो बोला जा रहा है वो उतना ही कर रहा है, अपने ब्रेन को उतना ही यूज कर रहा है। इसका मतलब जो विप्रा है वो एज ए विप्रा नहीं ट्रीट कर रहा, विप्रा को शूद्र की तरह ट्रीट कर रहा है।
तो विप्रा हैज रीच्ड a stage of शूद्रा or is fallen from the stage of a विप्रा to a stage of शूद्रा। एक ऊंची एक स्टेज से नीचे स्टेज पे गिर गया है विप्राज। आईटी बीटी साइंटिस्ट सारे बच्चे हमारे जो हैं वो एक कैपिटलिस्टिक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और जो उनको बोला जा रहा है वही कर रहे हैं, और उसमें उनको इतना बिजी रखा जाता है कि वो कोई इनोवेशन या अपनी कोई नई खोज कर ही ना पाए, क्योंकि अगर वो नई खोज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर उनके कैपिटलिस्ट के इशारों पे कोई नाचेगा नहीं। तो इसीलिए बिहार सरकार कहते हैं कि एक वर्ग ये क्लास जब इतनी एक्सप्लॉइटेटिव हो जाती है कि दूसरी तीनों क्लासेस को शूद्र के स्टेज पे लाती है, जिसको गीता में कहा गया कि अदाय धर्म से ग्लानि बहुत ही बात था। जब ग्लानि होती है धर्म की, धर्म का मतलब है स्वभाव, अपने अपने स्वभाव की इतनी ग्लानि हो जाती है कि वो नीचे गिर जाता है। उसी तरह विप्रा हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ये दोनों क्लास तीसरी क्लास के एक्सप्लॉइटेशन में शूद्र बन जाती है। तो इस शूद्र का नाम, क्योंकि ये शूद्र नहीं होते हैं, इस शूद्र को नाम दिए बाबा विक्षुब्ध शूद्र। विक्षुब्ध का मतलब है डिसैटिस्फाइड, डिसग्रंटल्ड मींस बहुत ज्यादा। आजकल के बच्चों को आप देखेंगे कि काम इतना है, गुस्सा है, उनको पेशेंस उतना फन करने का, एंजॉय करने का उनकी लाइफ में है ही नहीं। हमेशा सोच रहे हैं ऑफिस में इतना काम है, घर आके उनको रिलैक्स होना आ ही नहीं रहा है। घर में भी वर्क फ्रॉम होम है तो वो रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनका माइंड बहुत ज्यादा डिसग्रंटल्ड है, डिसैटिस्फाइड है। इसीलिए कितनी बीमारियां देख रहे हैं हम, साइकिक एलिमेंट्स देख रहे हैं। जितना बड़ा सक्सेसफुल, मटेरियली सक्सेसफुल कोई बच्चा होगा, कोई ऑफिस में होगा, जितना सक्सेसफुल हमें दिखता है बाहर से, उतने ही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। फैमिली को टाइम नहीं दे रहा होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, घर में बैलेंस नहीं होगा, माँ बाप को समय नहीं दे रहा, बीवी बच्चों को समय नहीं दे रहा, तो घर में प्रॉब्लम्स हैं, घर में एक हार्मोनी नहीं है, फिर वो घर में हार्मोनी न रहने से मन में नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही है, बीपी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस से कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, हालांकि पैसा बहुत। तो ये चीजें जब होती है कि एक क्लास इतना एक्सप्लॉइट कर रही है कि दूसरे तीनों वर्णों को एक ही स्टेज पे बना रहा है। शूद्र की तो आदत होती है कि उसको धक्का दो तो काम करेगा, फिर आके सो जाएगा, लेकिन विप्र और क्षत्रिय की ये आदत नहीं है। क्षत्रिय हमेशा कुछ ना कुछ अपने बल के साथ करना चाहता है, कोई समस्याओं का हल, और विप्र अपने ब्रेन के साथ। लेकिन जब ये दोनों वर्ण या कोई भी विप्र अगर एक्सप्लॉइटेटिव होता है तो क्षत्रिय, जैसे विप्र जब एक्सप्लॉइटेटिव हुए तो उन्होंने क्षत्रिय को शूद्र की स्टेज पे बना दिया। उन्होंने फियर कॉम्प्लेक्स इतना डाल दिया शूद्रों में और क्षत्रियों में कि अगर ये करोगे तो ये होगा, अगर तुम सोमवार को घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर बाहर निकलोगे काली तुम्हारा रास्ता काटेगी तो तुम्हारा सक्सेस नहीं होगा। ऐसी सुपरस्टिशन विप्र एज ने ये जो भय का एक भय की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है इंसान में, उसको इतना एक्सप्लॉइट करके, इतना फियर कॉम्प्लेक्स डेवलप करके दूसरे वर्णों में विप्र ने यही चीज की है। विप्र लोगों ने इन्हीं चीजों से, और कुछ लोग विप्र लोगों ने मीन्स रिलीजन, जब रिलीजन की क्रिएशन होती है तो वो इन्हीं चीजों को एक्सप्लॉइट करके एक रिलीजन तैयार करते हैं। जैसे कि अगर शूद्र एज थी, ज्यादा लोग शूद्र थे, उनको सेक्स लाइफ, ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर में ही वो इन्वॉल्व थे, तो उनको किसी रिलीजियस लीडर ने आके बोल दिया कि तुम कर सकते हो, तुम 4-4, 5-5, 11, 12 शादियां कर सकते हो, जिसके कई किस्म की लेडीज को रख सकते हो, नौकरानी के साथ कर सकते हो, वार में जीती हुई लोगों के साथ कर सकते हो, मरने के बाद भी तुम ये काम करो, उसके बाद भी तुम्हें इतनी लड़कियां मिलेंगी, स्वर्ग ही लड़कियों के लिए। तो क्या इसका मतलब उस टाइम का जो सोसाइटी थी, तो वो सोसाइटी इतनी प्लेजर सीकिंग मटेरियलिस्ट सोसाइटी थी कि वो उससे आगे सोचते नहीं थे। तो वही चीज उस आदमी ने दी या उस रिलीजियस लीडर ने दी, वही चीजें जो वर्ण होता है उस वर्ण को एक्सप्लॉइट करने के लिए विप्राज आए। तो विप्राज ने भी ऐसे एक्सप्लॉइट किया। विप्र
विप्रा की इनको हम कल लेंगे। आज मुझे लगता है कि हम क्षत्रियाज का विक्षुब्ध शूद्राज को शूद्रा क्यों बोला जाता है, प्राउड का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है विक्षुब्ध शूद्रा, इसलिए मैं शूद्राज के साथ विक्षुब्ध शूद्रा को डिफाइन करके और उसको डिटेल में उसके स्वभाव को बोल के आज की क्लास हम, क्योंकि 3:30 होने वाले हैं, तो मुझे लगता है हम क्वेश्चन आंसर में बहुत सी चीजें ले सकते हैं शूद्रन क्वालिटीज का। लेकिन एक बात अब यहाँ पे शोर हो चली कि शूद्र लोग अपना गवर्नेंस क्यों नहीं कर सकते, अपना शासन प्रशासन क्यों नहीं कर सकते। इसी चीज में मटेरियलिस्ट लोगों ने, साम्यवादी लोग ने 2 क्लासेस बनाई। एक तो सुप्रेस्ड और सुप्रेसर, उन्होंने 2 ही क्लासेस को माना। एक जो सुप्रेस की जाती है, जिसको उन्होंने बोला दलित, महादलित, इंडिया के कंटेक्स्ट में दलित, महादलित, ये वो, SC ST, ये सारी सुप्रेस्ड क्लासेस है, और कुछ फ्यू क्लासेस है जो सुप्रेसर्स है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाना और अपना 2 बंदरों के बीच में लड़ाई और वो रोटी केक खुद ले जाना, मतलब पूरी जो पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, वो कुछ पॉलिट ब्यूरो में या अपनी स्टेट के हाथ में ले लेना और इन दोनों क्लासेस को लड़ाते रहना है आपस में। सुप्रेसर एंड सुप्रेशन, इसको बोलते हैं प्रोलेटरिएट, हाँ, डिवाइड एंड रूल, प्रोलेटरिएट एंड बर्जुआ, क्योंकि उस टाइम पे जब कार्ल मार्क्स ने ये जो कम्युनिज्म की थ्योरी दी है, उसमें उसने इनफैक्ट मैंने इसकी जितनी भी थ्योरीज है उसने एक्सेप्ट इंडिया लिखा है, एक्सेप्ट इंडिया एंड चाइना, क्योंकि एक तो इंडिया की सोसाइटी वैसी नहीं थी, और दूसरा उसने उस सोसाइटी के लिए, यूरोपियन सोसाइटी के लिए उसको दिया था। तो उसने जितने भी अपने कानून लॉ दिए हुए, उसने बोला एक्सेप्ट इंडिया एंड चाइना, क्योंकि चाइना को वो उतना जानता नहीं था और इंडिया को वो जानता था, क्योंकि ब्रिटिश लोग कॉलोनीज आया नहीं था, लेकिन यहाँ की चीजें वो पढ़ता था कि यहाँ पे पंचायत राज था, ये था, वो था, तो उसमें उसका वो क्लास जो है तो वो आती नहीं है, इसलिए उसने एक्सेप्ट कहा हुआ है। तो वहां की जो क्लास थी, तो उसमें था कैपिटलिस्ट को उसने ऑप्रेसर बोला और लेबर क्लास को उसने ऑप्रेस्ड बोला। तो लेबर को उसने प्रोलेटरिएट बोला, और जो ऑप्रेसर थे, चाहे वो राजा थे, बर्जुआज मीन्स रॉयल, जर्मन वर्ड है बर्जुआ मीन्स एलीट क्लास, एलीट, और ये तो ये 2 क्लासेस हैं उसकी थ्योरी में। तो इन 2 क्लासेस में हमेशा संघर्ष रहेगा, वो कभी भी एक दूसरे से मिलके काम नहीं कर सकते, इन दोनों में संघर्ष है, पावर का संघर्ष है, इसलिए लड़के ही पावर मिल सकती है। और प्रोलेटरिएट रूल करेंगे, जहां पे वो बहुत बड़ी गलती करके, साम्यवाद में कम्युनिज्म में सबसे बड़ी गलती यह है कि प्रोलेटरिएट रूल करेंगे, मतलब कि शूद्र क्लास फैक्ट्रीज चलाएगी, जो कभी नहीं चला। प्राउड कहता है, सरकार कहते हैं कि शूद्र कभी भी कोई चीज गवर्न नहीं कर सकते, इसीलिए हाल होता है कम्युनिस्ट कंट्रीज के फेलियर का। सबसे बड़ा हाल यह है कि प्रोलेटरिएट्स ही चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, बोलते हैं, वो देते नहीं है क्योंकि वो चला नहीं पाते। तो सारी जो पावर्स है वो प्रोलेटरिएट, एक वो रूलिंग क्लास जो कि विप्राज की होती है, विप्रा क्लास के हाथ में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स को रख के, सो कम्युनिज्म इज नथिंग। इसीलिए हम लोग प्राउडिस्ट कहते हैं कि कम्युनिज्म इज नथिंग बट स्टेट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इंडिविजुअल के हाथ में पावर्स होती हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और सब कुछ, क्योंकि इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पावर कॉर्पोरेट्स के हाथ में होता है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है कि पॉलिटिकल पावर और ये पावर स्टेट के पास होती है, तो स्टेट ऑटोक्रेटिक हो जाती है, डिक्टेटरशिप होती है स्टेट की, पॉलिट ब्यूरो बहुत ही पावरफुल होता है, किसी को अपने अगेंस्ट में एक बात करने नहीं देता है, एजेंसीज का सब यही काम होता है, बहुत ही सुप्रेसिव हो जाता है, बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है। तो ये चीजें, ये अगर हम वर्णों को जानेंगे तो वर्णों को जान के हम अपनी लाइफ में भी लोगों को, क्लास को समझेंगे, हम इन सारी चीजों से हम समझ पाएंगे। प्रभा दीदी का एक बार बहुत क्वेश्चन था दिवाली के टाइम पे कि ये लोगों को, हम इन लेबर क्लास को जितना भी देते हैं तो वो लॉयल क्यों नहीं होते। वो लॉयल हो ही नहीं सकते, क्योंकि लॉयल्टी ऐसी चीज है जो
जो मटेरियलिस्ट नहीं है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। लॉयल्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। लॉयल्टी ब्रिंग्स व्हाट? ऑनर। लॉयल्टी से क्या मिलता है? एक ऑनर, एक सेटिस्फेक्शन, जो शूद्राज में नहीं होता है। शूद्राज नहीं मांगते हैं। शूद्राज को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। शूद्राज को सीधा सीधा चाहिए कि आप क्या देंगे, हाथ में क्या देंगे? पैसा देंगे। पैसा, मैटर, प्लेजर, ऐसी चीज, खाने के लिए फूड। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल या ग्रेटिफिकेशन, तो इसीलिए हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं गिरते 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 वो अब इस हालत में हो गए कि डेवलपमेंट करना, लोगों को त्राण मीन्स परमानेंट रिलीफ देना, ये सब अब उनके इसमें नहीं है। बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, बस में फ्री चलाओ, 2000 रुपए 1500 रुपए महीने का दे दो बीपीएल के लोगों को, तो वोट ले लो। ये सीधा सीधा वोट खरीदना हुआ पैसे के साथ। अगर उनमें थोड़ी सी भी अकल होती, थोड़ा सा भी उनमें कॉन्शियस डेवलप्ड होती शूद्राज में, तो वो सोचते कि अगर 1500 रुपए मुझे एक महीने में दे रहे हैं, कहाँ से देंगे? मेरे बच्चे का कॉलेज या स्कूल खा जाएंगे। मैं आज 2000 रुपए महीने का लूंगी तो कितने दिन चलेगा? लेकिन अगर मेरा बच्चा 5-10 साल के बाद कॉलेज में पढ़ने के बाद कोई फैक्ट्री खुलती है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या मैनेजर बनता है, या किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो वो 50,000 60,000 लेगा। तो एक और क्वालिटी है, स्वभाव है शूद्राज का, कि वो फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचते। तो मेनली द बुल्क इज शूद्राज। बुल्क क्योंकि हमेशा शूद्रा रहता है हमारे आसपास में, तो इसलिए जितनी भी सोसाइटी में हम ये जो चीजें देखते हैं, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं और कॉन्शियसली डेवलप्ड लोगों के लिए, या तो कॉन्शियसली डेवलप्ड लोगों के लिए है, या तो किसी न किसी कारण से अगर वो किसी हायर पर्सनैलिटी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हायर पर्सनैलिटी के सत्संग के चलते या उनके कहने के चलते, जैसे कि गुरु हैं या कोई मेंटर है या कोई एक हायर इंटेलेक्ट का, हायर कॉन्शियसनेस का आपका फ्रेंड है, तो उसकी बातों के साथ अगर आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी डेवलप होती है तो ये चीजें आ सकती हैं। स्वाभिमान है, जैसे कि कोई भी आपको जरूर स्वाभिमानी वो होता है जो कि कोई आप उसके घर जाएंगे तो कुछ कोई आप कोई अपना काम करवाने गए हैं, वो काम ना करवा के, कोई भी चाहे वो पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, काम ना करवा आपके मुंह पे 5,000 रुपए फेंक दे, तो स्वाभिमानी आदमी 5,000 नहीं लेगा। वो बोलेगा कि मैं इस चीज के लिए आया था, मुझे हॉस्पिटल में बेड चाहिए था, या मुझे कॉलेज में सीट चाहिए थी बच्ची की, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन शूद्र लोग पैसा दिया तो उसी में खुश हो जाते हैं, वो इन दूसरी चीजों को साइड पे रखते हैं। और आज का पॉलिटिकल सिस्टम खराब होने का कारण ही यही है कि क्लासेस को, तीनों क्लासेस को शूद्राज के बेसिस पे लिया गया और कैपिटलिस्टिक बहुत ही पैसे के साथ रूल कर रहे इनडायरेक्टली, क्योंकि आजकल एक सीट पे कंटेस्ट करके उसको जीतने के लिए 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ एमएलए सीट को जीतने का पैसा लगता है, तो कहाँ से आएगा? नॉन चीजें क्या आएगा कहाँ से? तो जहां से आएगा वहां उसके इंटरेस्ट को देखना ही पड़ता है, उसके इंटरेस्ट को देखना ही पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट में आएगा, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आएगा। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, वर्ण के साथ इंटरकनेक्टेड। तो अगर शूद्राज की ये क्वालिटीज हैं, तो शूद्राज को क्या करना है? सरकार कहते हैं कि ये शूद्राज आपको आप इनको लीड करेंगे, लेकिन लीड करने की क्वालिटी बाबा ने अब ये नहीं रखी कि ऊपर वाला वर्ग उनको लीड करेगा। फिर बाबा सद्विप्र की क्वालिटी, इस सद्विप्र पे भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि प्राउड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस आ रहा है कि पहले अगर शूद्राज को क्षत्रियाज एक्सप्लॉइट करते थे, क्षत्रियाज को विप्राज एक्सप्लॉइट करते थे, विप्राज को वैश्य एक्सप्लॉइट करते थे, तो अब ये एक्सप्लॉइटेटिव जो चक्र है, समाज बनाना है अगर हमें, तो इस एक्सप्लॉइटेटिव चक्र को खत्म करने के लिए एक ऐसी एंटिटी को समाज चक्र के न्यूक्लियस में बिठाना है जो मॉरली बहुत स्ट्रांग, स्टांच मॉरली और स्पिरिचुअली एलिवेटेड और फिजिकली फिट।
स्पिरिचुअली एलिवेटेड, जो बहुत ही आध्यात्मिक किस्म का स्टांच मॉरलिस्ट, आध्यात्मिक किस्म का स्टांच मॉरलिस्ट। अगर अध्यात्म नहीं होगा तो किसी न किसी किताब के पीछे जाएगा, किसी सोशियोलॉजिस्ट के पीछे जाएगा, किसी साइंटिस्ट के पीछे जाएगा, और फिर पूरे समाज को किसी न किसी गड्ढे लीड करके किसी न किसी गड्ढे में गिराएगा। इसलिए जरूरी है कि लीडरशिप या सेंटर में एक कंट्रोलिंग फैकल्टी जो हो तो वो उन लोगों के हाथ में हो जो बहुत ही स्टांच मॉरलिस्ट हो और sincere spiritualist. Those who are staunch moralists and sincere spiritualists and who want to put the end to exploitation by the means of application of force is सद्विप्रा। तो अब हम सद्विप्रा पे फिर कभी बात करेंगे। अब कल तो हमारा दूसरा प्रोग्राम है, फिर अगर अगले मंगलवार को हम दूसरे वर्ण पे बात करेंगे और फिर चक्र केंद्रीय सद्विप्र और चक्र नियंत्रिका का ये भी लेंगे, श्लोक भी लेंगे और प्रिंसिपल भी लेंगे, और आगे फिर सद्विप्रा के बारे में थोड़ा सा, फिर विप्रा के बारे में। शूद्रा से ज्यादा दूसरे वर्णों की उतनी क्वालिफिकेशन पे ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं। शूद्रा बहुत जरूरी है क्योंकि शूद्रा की सोसाइटी नहीं बनती है। और अगर अब हमें अभी जितने भी लोग हैं तो अगर वो अभी बता सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में जितनी भी डिजनरेशन, जो हम बहुत एक ऊंची सी कुर्सी पे बैठे हुए बोलते हैं कि सोसाइटी बहुत डिजनरेट हो गई है, तो डिजनरेट क्यों हुई है और क्या ये नेचुरल है? अगर कोई बोलना चाहता है तो बोले, अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। तो अब अगर हम समझ जाएंगे कि कैपिटलिज्म के बाद में शूद्रन एज के बाद में क्षत्रियन एज आनी है, तो बीच का जो गैप है तो उसकी डिजनरेशन में क्या क्या होगा अभी और क्या क्या होगा वो हम एटलीस्ट एनालिसिस कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, हम अब इमेजिन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछे। नमस्कार। होप कि मैं समझाने में I have been able to make you understand. थैंक यू सो मच दीदी। और दीदी ने बोला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि दीदी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर हम पहले जवाब दे दें। दीदी ने इतना कुछ एक्सप्लेन किया है, तो सोसाइटी की जो भी कंडीशन है, जो एक्सप्लॉइटेड है और जो हम खुद कंप्लेन करते हैं कि सोसाइटी की ऐसी सिचुएशन क्यों है, तो उसके लिए क्या रीजन है? अगर आप में से कोई बताना चाहे कि आज की क्लास बताना चाहे तो जरूर बताएं प्लीज। जरूर बताएंगे। हैंड रेज करेंगे या अनम्यूट करेंगे अपने आप को। एंड डोंट वरी, कुछ भी सही गलत नहीं है दीदी, क्योंकि हमारे बीच में गाइड करने के लिए है, तो जरूर सही बोलें। गलत की बिल्कुल बात नहीं है। किसने क्या समझा, कितना समझा, आधा समझा, अधूरा समझा, वही उपलब्धि है इस क्लास की। प्लीज। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, आई थिंक हम लोग टोटल 15 पार्टिसिपेंट्स है। कोई भी दीदी बोलना चाहे। नमस्कार दीदी। प्रभा दीदी जी। दीदी मैंने थोड़ा सा ये अनुभव किया है कि प्रभा दीदी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम सुन सके। वीडियो ऑन में आई वुड नॉट डू इट नाउ दीदी। ओके, देन इट्स ओके, यू आर नॉट रेडी। या मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे एक चीज की जैसे प्राउड पढ़ रहे हैं, सुनते हैं, एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जैसे आपने कहा कोई भी चीज जब चालू होती है तो बड़ा पॉजिटिव नोट पे चालू होता है, धीरे धीरे ये एक्सप्लॉइट होता है और करप्ट होता जाता है। सो आई डू नॉट नो हाउ ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ है, बट ये इतना करप्ट हो गया है अभी कि इसकी वजह से ये एक जड़ है जो बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट आई फील। इससे आपकी इसकी फैमिली लाइफ को ये हर्ट करता है, इसमें ग्रीडीनेस आती है, इसमें यू डोंट फील द वननेस विद एवरीथिंग एंड यू आर ओनली फोकस्ड विद मटेरियल। तो बिल्कुल दीदी, अब हम जब शूद्रा के बाद क्षत्रिय का स्वभाव और फिर हम जब विप्रज और फिर हम वैश्यास की कंट्रीब्यूशन पे आएंगे दीदी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म। हाँ जी। तो उसमें हम इन सब चीजों को टच करेंगे, क्योंकि जो भी वर्ण, जैसे कि मैंने कहा, एक वर्ण बहुत आराम से नेचुरली ट्रांजिट होके आना ही है, आता ही है। जैसे कि
अभी तो ज्यादा chaos इसलिए है कि कैपिटलिस्टिक एरा से हमारा सोशल साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है और हमें फिर दोबारा क्षत्रिय एज में जाना है, इसलिए ज्यादा chaos है। लेकिन क्षत्रिय एज से विप्रण एज में जाना, विप्रण एज से वैश्यन एज में जाना, इतना chaos जरूर होता है। वहां भी एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नॉर्मली लोग कम फोर्स से, जिसको बाबा बोलते हैं कि जिससे हम कल पढ़ेंगे कि शक्ति संपयतेन चक्र गति वर्धनम क्रांति, चक्र को थोड़ी सी शक्ति देने से, ये चक्र का ये जो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का प्रोसेस है, उसमें स्पीड लाने के लिए अगर थोड़ा सा पुश किया जाता है, थोड़ा सा स्मॉल फोर्स यूज की जाती है, तो उसको क्रांति कहा जाता है। लेकिन जब बहुत तीव्र फोर्स यूज की जाती है तो उसको विप्लव कहा जाता है। तो ये जो वैश्य युग से क्षत्रिय युग में जाना है, क्योंकि एक बीच में एक एनार्किस्ट, एक शूद्र का एक वर्ण है जो कि डोमिनेंट है अभी, लेकिन वो वर्ण नहीं करता, वर्ण करना नहीं चाहता, रूल्स फॉलो नहीं करना चाहता, रूल्स वो समझता नहीं है, ग्रेटिफिकेशन प्लेजर सीकिंग है, सिर्फ अपना ही देखता है, ना फ्यूचर के बारे में सोचता है, ना प्रेजेंट के बारे में सोचता है। तो ये जो गैप है वैश्यन एज और क्षत्रिय एज के बीच में, ये थोड़ा ज्यादा chaotic है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ज्यादा तीव्र गति लगानी, तीव्र फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये जो तीव्र फोर्स लगाकर जो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में, मतलब तीसरे वर्ण में जो जाएगा सोशल साइकिल, तो उसको विप्लव कहा जाता है प्राउड की भाषा में। तो प्राउड की भाषा में जो विप्लव होना है, तो उसमें तीव्र गति वर्धनम, और एक होता है थोड़ी सी फोर्स का यूज करना, और शक्ति संपादन, शक्ति को थोड़ा सा यूज करके चक्र को आगे ले जाना, थोड़ा सा धक्का देना और चक्र को जल्दी आगे ले जाना। अदरवाइज चक्र अल्टीमेटली धीरे धीरे जाएगा ही। लेकिन हो सकता है एक्सप्लॉइटेशन को 100 साल सहना पड़े, तो अगर थोड़ा सा उसको पुश दी जाएगी वैचारिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से, जो हम लोग अभी कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल फोरम पे, ऐसी चीजें करने से अगर थोड़ा सा शक्ति का फोर्स दिया जाता है, तो हो सकता है 100 साल में जो एक्सप्लॉइटेशन खत्म होनी है, वो हो सकता है 50 साल में खत्म हो जाए, या 70 साल में खत्म हो जाए, नहीं हो सकता 50 में। लेकिन जब इतना chaotic हो गया है कि एक वर्ण बीच में बिल्कुल डिजनरेशन, chaotic एंड एनार्किक एंड एनार्की, मानता ही नहीं है किसी की कोई रूल, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिजनरेटिव हमें लगता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा शक्ति का यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं तीव्र शक्ति। तो तीव्र शक्ति के यूज के बाद जो आता है उसको विप्लव बोला जाता है। तो विप्लव के बाद नेचुरली ये जो बीच वाला वर्ण है शूद्राज का, इसको जंप करके क्षत्रिय में जाना होगा, क्योंकि शूद्र तो वर्ण कर नहीं सकते, शूद्र कोई शासन प्रशासन जानते नहीं है, तो रूल बनाते नहीं, उनका तो बस वही है कि इंडिविजुअल थिंकिंग है, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। आजकल हम बोलते हैं हमारे बच्चे सेल्फ सेंटर्ड हैं। 4 लोग होते हैं घर में, बच्चा शादी करके दूसरे घर में जाके रहना चाहता है, माँ बाप भी चाहते हैं कि रहे, माँ बाप भी नहीं चाहते हैं कि घर में टिक टिक टक टक हो, और वो भी चाहते हैं कि अलग रहो, आराम से रहो, क्योंकि ये इस वर्ण का स्वभाव है ये। सो हम इसको गाली दें या इसको हम बुरी नजर से देखें, वो नहीं है, इसको हम समझें तो इसके कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही बात है कैपिटलिस्टिक एरा की, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटलिस्ट जब हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको जब यूज किया, जितनी भी साइंस थी, तो साइंस को जब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके यूज किया, तो वो कैपिटलिस्ट ही थे। अगर पैसा नहीं होता तो इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना ही नहीं था, आता ही नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में कैपिटलिस्ट लोगों का बहुत हाथ है और बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिर वो जब इतना एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है, जो कि होता है, वर्ण हमेशा होता है, जब डोमिनेंट वर्ण डोमिनेट करना शुरू कर देता है, 2 वर्ड है, एक डोमिनेंट वर्ड, फिर डोमिनेट करना शुरू करता है, एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है, एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है, तो डी जनरेशन और समाज की हालत इतनी खराब होती है कि महासंभूति को आना पड़ता है, और महासंभूति फिर उससे रिलीफ करने के लिए आते हैं, चाहे वो लॉर्ड शिवा हो, लॉर्ड कृष्णा हो,
और आज आनंद मूर्ति, लॉर्ड आनंद मूर्ति आए हुए इसलिए हैं कि वर्ल्ड ऐसी हालत में पहुंच गया है जहाँ की कोई भी महान पुरुष या कोई भी ईश्वर कोटि का आदमी के बस की बात नहीं रही है, इसलिए परम पुरुष को आना पड़ता है संभूति महाकौल बन के। सो दीदी, थैंक यू दीदी। इस क्वेश्चन को हम बहुत लंबा लेंगे जब हम कैपिटलिस्टिक एरा पे आएंगे। हाँ दीदी, एक चीज मुझे और नमस्कार, थैंक यू दीदी। एक चीज और मुझे ये समझना है, सो दैट मीन्स इन आवर लाइफ एक ह्यूमन बीइंग is a combination of Shudra and all these. He is a combination, and supposing आज मैंने as a Shudra I have got the opportunity to earn more money, तो मेरी mentality के हिसाब से अगर मैं money earn करूंगी तो मेरा जो intention है वो तो pleasure seeking होगा, तो वो फिर again exploitative और corrupt होता चला जाता है. Isn't that what it can mean? To some extent that is, but the thing is, one varna can get transformed into another varna by exposure, by teaching, by guidance. But one varna, we have 4 qualities within us. क्योंकि हम लोग शूद्रा से ऊपर आए हुए हैं, तो हम क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं, विप्रा भी हैं, लेकिन इन चारों गुणों में से कोई गुण हम में डोमिनेंट है, कोई एक गुण। हाँ जी, 4 गुणों में जो गुण डोमिनेंट है हमें वही कहा जाता है। आप समझ रही हैं प्रभा दीदी? हाँ जी, ये हाँ जी। चारों गुण हम में हैं, लेकिन चारों गुणों में से कोई एक गुण डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेंट है। जैसे शूद्र एज से तो हम निकले हुए हैं, कभी कभी हम शूद्र होंगे, लेकिन अभी हो सकता है हम शूद्र कंडीशन में नहीं है, हम बहुत जेनरस हैं, बहुत रिलीफ वर्क करना चाहते हैं, समाज का अच्छा करना सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बना के जाने का है, लीगेसी छोड़ने का सोच रहे हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्क सोचने का, तो नेचुरली फिर हम शूद्रा के ऊपर है, हमारी कॉन्शियस डेवलप हो रही है ना, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम द क्रूड, आवर कॉन्शियसनेस इज बिकमिंग subtlest. We are coming from the crudest thing towards subtlification. In the first phase of creation, the consciousness was being crudified. In the second stage of Pratisanchara, the consciousness is being subtlified from the crude matter. So we are going towards the subtle and consciousness, चेतना की ओर। जितनी चेतना हमें डेवलप है उतना हमारा हायर माइंड, हमारी अच्छी क्वालिटी जिनको हम बोलते हैं हायर क्वालिटीज, सटल क्वालिटीज डेवलप होती है। तो होते हम चारों होंगे, लेकिन शूद्र क्वालिटी हमें बहुत कम होगी, क्षत्रिय क्वालिटी भी बहुत कम होगी, हो सकता है विप्र क्वालिटी ज्यादा हो, हमें पढ़ना लिखना पसंद हो, लेक्चर देना पसंद हो, प्रोफेसर बनना पसंद हो, टीच करना पसंद हो, तो विप्र क्वालिटी, तो हम उनको विप्राज में डाल सकते हैं। लेकिन विप्राज अगर मनी अर्न करना चाहें, लेकिन प्योर विप्रा जो होंगे तो वो मनी अर्न कर नहीं सकते। एनी विप्रा कांट डू बिजनेस। हर एक विप्रा बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि बिजनेस में जो मनी अर्न करने की, मनी को मैनेज करने का, मनी को संभालने की, द कैपिटलिस्ट इज नॉट ए वेल्थ क्रिएटर. The capitalist is one who doesn't spend the money. जो संचय करता है, धन को इकट्ठा, धन को खर्च नहीं कर सकता है। मतलब कि कैपिटलिस्ट यूजुअली धन को खर्च नहीं कर सकता है। एक बिजनेसमैन कैन बी ए क्षत्रिय, ए बिजनेसमैन कैन बी ए विप्रा, ए बिजनेसमैन कैन बी ए कैपिटलिस्ट, लेकिन कैपिटलिस्ट की जो बेसिक क्वालिटी है वो मोर एंड मोर धन का संचय करना। लेकिन अगर एक विप्रा बिजनेस में आएगा तो वो ज्यादा धन संचय नहीं करेगा, वो बिजनेस को बढ़ाएगा। इट इज पॉसिबल कि एक विप्रा भी बिजनेस में आए, एक शूद्रा भी बिजनेस में आए, लेकिन वो चला नहीं सकेगा क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, उसको लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन विप्रा may not fail, but he
he may not collect so much money कि मुझे इतनी मनी चाहिए. He will try to सब लोग में बांटना. He will try to give more money to the workers, give more money to the people around him. शेयर करना ज्यादा पसंद करेंगे. लेकिन वैश्य जो है इसकी बेसिक क्वालिटी है कि धन संचय करना है. वैश्य इज who gives very little to the others and keeps more and more profit with him. वो प्रॉफिट को ये क्वालिटी है, ये एक स्वभाव है वैश्य का कि वो धन को बांट नहीं सकता. हम लोग देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो इतना पैसा कमाते हैं लेकिन 25 तो छोड़ते नहीं है. उन्हीं को एक्सप्लॉइटेटिव वैश्य बोला जाता है. एक्सप्लॉइटेटिव वैश्य इज ए नेगेटिव थिंग. अदरवाइज वैश्य एज ए कम्युनिटी इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, दे आर पॉजिटिव. वो धन संचय करते हैं क्योंकि धन संचय करना, धन क्रिएट करना सबके बस की बात नहीं होती. सो अगर कोई आके सीधा प्राउटिस्ट आके बोलता है ये कैपिटलिस्ट, ये एक्सप्लॉइटर है, तो गलत है. ये इसीलिए मैं तो हमेशा इसको गलत कहती हूँ और मैं हमेशा ये करती रहती हूँ कि कैपिटलिस्ट को ऑन द होल कैपिटलिस्ट को हम गाली देना शुरू करें या विप्राज को गाली देना शुरू करें. नहीं, हमको सारी चीजें याद रख के विप्राज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कैपिटलिस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू दिस सिविलाइजेशन, और उसके बाद फिर जो एक्सप्लॉइटेटिव हुए हैं तो हमको एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिस्ट या एक्सप्लॉइटेटिव विप्राज या एक्सप्लॉइटेटिव क्षत्रियास को कंडेम करना है और उनको गाली देना है अगर तो. थैंक यू दीदी. थैंक यू दीदी. जी दीदी, मेरा भी एक क्वेश्चन है दीदी. आज के समय में अगर हम देखेंगे मंदिर में जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, दे आर नॉट एक्चुअली विप्रास. then we will call them as the Vaishyas, the capitalists. दीदी, द विप्रा जो हम लोग बोलते हैं, तो विप्रा इज नॉट ए हेरिडिटी थिंग. ये हेरिडिटी थिंग जब से बनी तो जातिवाद आ गया, एक्सप्लॉइटेटिव नेगेटिव थिंग्स आ गई. ये एक क्लास थी. एक ब्राह्मण के घर में एक शूद्र पैदा हो सकता है. आप देख सकती है एक कोई ब्राह्मण का बेटा होगा जो पढ़ ही नहीं सकता, 10वीं पास ही नहीं कर सकता, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो श्लोक याद करे और वेदों को याद करे और गीता को याद करे, तो वो शूद्र है. सो जब हम वर्ण की बात करते हैं तो हम बिल्कुल जाति पाति की बात नहीं करते. और वर्ण व्यवस्था शुरू भी वैसे ही हुई थी. हमने देखा था कि महाभारत के टाइम तक भी वर्ण व्यवस्था फैमिली में या हेरिडिटी में नहीं चेंज हुई थी. उस टाइम पे कोई भी विप्रा एक ही, जैसे कि बाबा की एग्जांपल ये है कि एक ही घर के बच्चे गर्ग ऋषि ब्राह्मण का कहे जाते हैं, आज तक उनको ऋषि माना जाता, मीन्स ऋषि को ब्राह्मण माना जाता है. और वो वैष्णवाइट थे, बोले गर्ग ऋषि वाजे वैष्णवाइट. और फिर वासुदेव क्षत्रिय थे, नंद वैश्य थे. गायों का पालन करना, दूध बेचना, दूध घी बेचना, फार्मिंग करना और फार्मिंग करके सारी सोसाइटी को अन्न देना, वो वैश्य. अब कैपिटलिस्टिक बोलते ही हमें लगता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाला आदमी. नहीं, जो भी आदमी धन को क्रिएट करके धन को बांट रहा है सोसाइटी में, वो कैपिटलिस्ट, वैश्य बनिया है. कंटेक्स्ट में जो हम कह रहे दीदी, आजकल के जो बड़े बड़े मंदिरों में जो ब्राह्मण बैठे हुए, जो पंडित बैठे हुए और वो पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, in that case they will not be called as Vipras but as Vaishyas. Is it right? They have become Vaishya because this is a age of money. This is a age of Vaishya. Everyone wants to be Vaishya. Okay. क्योंकि वैश्य का डोमिनेंस चल रही है. The Vaishya is the dominant class. This has become pseudo exploitative बन गई, ये बात दूसरी है. लेकिन फिर भी पैसे की जितनी इज्जत है इस एरा में, उतनी और किसी चीज की इज्जत नहीं है. तो हर कोई आदमी पैसा इकट्ठा करना चाहता है. तो एवरीवन वांट्स टू इमुलेट, मींस कॉपी करना चाहता है, वैश्य बनना चाहता है, पैसा रखना चाहता है. पैसे से उसको इज्जत मिलती है, नॉलेज से नहीं मिलती है. नॉलेज से कौन सी इज्जत मिलेगी आजकल? इसलिए नॉलेज वाले छोड़ो, पैसा इकट्ठा बनाओ. पैसे जितने भी बड़े बड़े पुजारी हैं जिनकी करोड़ों, अगर मंदिरों से उनकी करोड़ों की इनकम हो रही है, तो उनका यही होता है कि पैसा बनाओ
बच्चे को वहां नहीं रखना है, बच्चे को कहीं पढ़ाओ, कहीं भेजो, किसी कैपिटलिस्ट के अंडर में काम करवाओ। जी राइट। उसको अमेरिका भेजो, उसको कनाडा भेजो, उसको जर्मनी भेजो, यही है उनका भी आजकल। इसीलिए मैंने कहा था कि तीनों जो वर्ण है वो अब शूद्र की स्टेज पे आ गए हैं। वैश्य ने उनको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, चाहे वो विप्र है या नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट करके शूद्र की स्टेज पे ला दिया है कि सबको पैसे का गुलाम। पैसे की इतनी ज्यादा इज्जत हो गई है कि उसके गुलाम बन गए, चाहे वो विप्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो आर्मी मैन हो, सारे पैसों के गुलाम बना के रख दिया है। इसीलिए सूडो वैश्यन ये चल रही है, जिसमें ये तीनों एरा एक ही स्टेज पे पहुंच गए। इसीलिए इन तीनों एरा तीनों वर्ण जब इकट्ठे होके एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में लड़ेंगे तो उनको विक्षुब्ध शूद्र बोला जाएगा। और उन शूद्राज की जो असली में शूद्राज है, स्लीपिंग शूद्राज इन द सोसाइटी, उनको लीड करने के लिए विक्षुब्ध शूद्राज होंगे। विक्षुब्ध शूद्र मीन्स दो क्षत्रियाज एंड विप्राज हु हैव बीन brought to the stage of shudras. Vikshub shudra means disgruntled shudras, dissatisfied shudras, agitated shudra, angry shudras. तो angry shudra में और ये जो जन्मजात शूद्रा है उनमें डिफरेंस है। ये एंग्री शूद्राज विप्राज थे, क्षत्रियाज थे, लेकिन उनको मनी ने, कैपिटलिस्ट ने इतना एक्सप्लॉइट किया कि उनको शूद्र की स्टेज पे पहुंचा दिया। तो वो डिसग्रंटल हो जाएंगे। जब उनमें बहुत गुस्सा आएगा या गाइडेंस मिलेगी या उनको पता चलेगा कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो तब वो आके इन शूद्रों को लीड करेंगे और एक शूद्र रेवोल्यूशन, विक्षुब्ध शूद्र का जो रेवोल्यूशन आएगा वो सद्विप्र है। इसीलिए सद्विप्र की क्वालिटी भी ये है कि चारों वर्णों का काम वो क्लासलेस है। क्लासलेस क्यों? ये नहीं कि उसमें कोई क्लास नहीं है, उसमें चारों क्लासेस है। इसीलिए अभी हम नहीं बोल सकते कि हम में 4 क्लासेस है, हमें कोई एक डोमिनेंट क्लास है। कोई एक विप्र हो सकता है, कोई एक क्षत्रिय हो सकता है, कोई एक शूद्र हो सकता है। लेकिन जब हमें चारों क्लासेस का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, बहुत बैलेंस्ड प्रमा, हम प्रमा का भी क्लास लेंगे आगे जाके, प्रमा आ जाएगा, इक्विफाइज आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और हम चारों क्लासेस की एक एम्बॉडीमेंट ऑफ 4 क्लासेस हो जाएंगे तो सद्विप्र हो जाएगा। मतलब कि शूद्रोचित सेवा के लिए भी तैयार, क्षत्रोचित सेवा के लिए भी तैयार, विप्रोचित सेवा के लिए भी तैयार और वैश्यचित सेवा के लिए भी तैयार। चारों का बैलेंस्ड पोर्शन जब एक एंटिटी में आता तो एंटिटी सद्विप्र होती, बेनेवलेंट होती। बेनेवलेंट वही होंगे, बेनेवलेंट मेरे जैसे लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें वो स्टेज ही नहीं आई है। ओके दीदी, थैंक यू सो मच। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आई थिंक दीदी ने जो अभी बात कही उसमें उन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया कि अभी हमारी सोसाइटी की स्थिति ऐसी क्यों है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों हो रही है? देखिए कितना हम अगर थोड़ा सा भी सोचते हैं और फिर हम जब आगे जाके देखेंगे कि सोसाइटी को शक्ति के साथ पीछे लिया जाता है, तो हम आजकल की और भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जी दीदी बिल्कुल। दीदी ये क्या बोले आप? विच शूद्रा बोले आप? विक्षुब्ध शूद्रा। प्रभाजी, विक्षुब्ध शूद्रा इज द विक्षुब्ध। विक्षुब्ध, विक्षुब्ध मीन्स आप जानती है ना, एजिटेटेड, डिसग्रंटल्ड लिखे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। विक्षुब्ध मीन्स विकृत हालत हो गई है जिसके मन की, मतलब बहुत गुस्सा आ गया है जिसको, डिसग्रंटल्ड, डिसैटिस्फाइड हो गया है, खुश नहीं है, नॉर्मल नहीं है। और बहुत कैन बी कॉल देम, जैसे आजकल जो टेररिस्ट बोलते हैं या नक्सलाइट्स बोलते हैं। नहीं, वो नहीं है दीदी, वो नहीं है। ये विक्षुब्ध शूद्रा इज ए गुड वर्ड हु विल लीड द शूद्राज एंड ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। सद्विप्राज होंगे वो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये विक्षुब्ध शूद्र हम इनके लिए नहीं बोल सकते, ये तो किसी न किसी आइडियोलॉजी के साथ, रॉन्ग आइडियोलॉजी के साथ, ये जो नेक्सल्स हैं, नेक्सल्स हैव बीन गाइडेड बाय कम्युनिज्म हु बिलीव्स इन 2 क्लासेस, oppression and oppressor and oppressed, and they think that there should be a struggle between oppressor and oppression, और जो oppressed है उनको oppressors की धन दौलत छीनना चाहिए, उनको मारना चाहिए। They are guided by this class. बेनेवलेंस कुछ नहीं है उनके माइंड।
ना ना ना, बेनेवोलेंस के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कैपिटलिस्ट मेक ए मैन beggar and communism takes that beggar and makes them a brute. So these are brutes, animal. क्योंकि गरीब लोगों को पकड़ते हैं कम्युनिस्ट लोग, गरीब लोगों को पकड़ते हैं, जो कि अर्बन एक्सल एक वर्ड था ना, कि ये अर्बन एक्सल पकड़ते हैं उन लोगों को जो ब्रूट होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, उन बेगर्स को ब्रूट बनाने का जो प्रोसेस है वो है ये कम्युनिज्म। और ये जो फेनेटिक्स, जो टेररिस्ट हैं, ये तो एक रॉन्ग रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन है जो विप्राज ने की है, माइंड में रखा है कि तुम ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये करोगे तो वहां इतनी हूरें मिलेंगी, ये करोगे तो तुम शहीद कहलाओगे, गाजी कहलाओगे, काजी कहलाओगे। तो वो भी एक मिसगाइडेड और एक बहुत ही सिक फिलॉसफी है जिसके पीछे टेररिस्ट बनते हैं। डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, उनकी फिलॉसफी डिवीजन ऑफ द सोसाइटी होती है। हमारा रिलीजन सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर है, बाकी सबको हम काट सकते हैं, इसको बोलते हैं वाजिबुल कत्ल। बाकी जितने भी हैं वो वाजिबुल कत्ल है, सिर्फ हमारा रिलीजन है और हमारा भगवान एक सच्चा भगवान है। हमारा भगवान सच्चा है, हमारी बोली हुई बातें भगवान की रेवोल्यूशन है, इसके पीछे जो नहीं चलेगा उसको काटो मारो। तो ये तो मिसगाइडेड फिलॉसफीज के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी हालत ये हुई है। आनंद मार्ग की फिलॉसफी में कभी भी लोग ऐसे नहीं होंगे कि जो इस रिएक्शन से किसी को मारेंगे या रिएक्शन से किसी का धन छुड़ा के बांटेंगे, रॉबिनहुड साइकोलॉजी में रहेंगे। प्राउड तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की बात कहता है। जी जी दीदी, आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कुछ क्लैरिफाई होता है। अगर थोड़ा भी किसी के माइंड में कंफ्यूजन हो कि बाबा हमेशा पॉजिटिव चीजों का किस तरह चीजों की बातें कर रहे हैं, हम उसे कहीं गलत तरह से समझ ना लें। बिल्कुल फेयर किया दीदी। क्योंकि बाबा लिखे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे सिद्धांत के प्रोपगेशन से किसी की जीविका चली जाए। तो पुजारी के लिए तो बाबा चर्या में लिखे हैं और प्राउड में लिखे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि ऐसा ना हो कि किसी की इंडस्ट्री, प्राउड के आने से किसी की इंडस्ट्री छूट जाए उसके हाथ से। तो उसको ऐसा लाइफस्टाइल में रखना होगा तुम लोगों को, उसके डाउनफॉल पे हंस के सैडिस्टिक प्लेजर नहीं लेना है, उसको उसी हालत में रखना है। कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो शॉक से मर जाए। बताइए ये कौन सोच सकता है? ये सिर्फ एक पिता सोचता अपने बच्चे के लिए कि ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा इस शॉक से मर जाए, जिसको एसी में रहने की आदत है, जिसको फ्लाइट में चलने की आदत है, जिसको एसी कार में चलने की आदत, और एकदम हम बोले कि इसने बहुत लूटा है हमको, इसने बहुत हमको एक्सप्लॉइट किया था, चलो इसको धूप में चलाओ, और वो एक ही दिन में हार्ट अटैक से मर जाए। तो बाबा इसीलिए गाइडेंस देते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम लोग ऐसा उस पे एक रिएक्शन से तुम लोग उसको सैडिस्टिक प्लेजर के लिए उस पे हंसो और उसको इतनी अनकन्वीनियंट और अनकंजीनियल एनवायरनमेंट में रखो कि वो प्रीमेच्योर डेथ मर जाए। जी बताइए ये कौन बोल सकता है? सिर्फ परम पुरुष बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे जो वर्ण है ये मेरी क्रिएशन के वर्ण है। अब ये वर्ण एक्सप्लॉइटेटिव हो गया तो नेचुरली ये छूट गया वहां से, इसके हाथ से एक्सप्लॉइटेशन छूट गई, लेकिन इसमें भी मरना नहीं चाहिए, प्रीमेच्योर नहीं मरना चाहिए। लेकिन नेक्सलिज्म तो बोलता है इनको मारो काटो। राइट दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। अगर किन्हीं और के भी कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं दीदी से। बहुत अच्छे से दीदी ने एक्सप्लेन कर दिया है हमें बहुत सारी चीजों को। जी हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अरविंद सिंह दीदी से बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग प्राउड। जी दादा पूछते हैं। जी दादा। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है आप लोग सीरियस हैं प्राउड को जो है प्रैक्टिकल पावर में लाने के लिए, तो सिर्फ टाइम पास करने से ही काम चलेगा? दादा आप ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है दादा। हम लोग तो बस यही कर रहे हैं आज हमारे कैपेसिटी में जो है कि हम लोग प्राउड को ठीक तरह से समझें और समझाएं, क्योंकि हमने देखा है दादा, अपनी लाइफ में देखा है कि प्राउड को इतना मिस इंटरप्रेट करते हैं हमारे प्राउडिस्ट लोग। जो भी अपने हाथ में अगर कोई काम भी लेते हैं तो वो रिएक्शन में लेते हैं और न जाने जाके समझाते भी वैसे बहुत रिएक्शनरी मूड में समझाया जाता है, जिससे हमारी न्यू जनरेशन जो है वो प्राउड के नजदीक ना आके दूर भागती चली जा रही है। हमारी न्यू जनरेशन जो है
वो जनरेशन स्प्राउट में इंटरेस्टेड नहीं हो रही है। हम तो अभी छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं दादा कि हमारी न्यू जनरेशन प्राउड की ओर अट्रैक्ट हो, प्राउड को इतना ऐसे जैसे हमें लगता है कि बाबा प्राउड बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, और उस साइकोलॉजिकल साइड ऑफ प्राउड हम समझाएं और न्यू जनरेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। हम तो इतना ही कर रहे हैं दादा, हमारे हाथ में इतना ही है। ये प्रमोशन जो आपका पाइपलाइन है, पब्लिसिटी जो पाइपलाइन है प्राउड का, ये पूरी गलत है। ये अप्रोप्रिएट नहीं है मतलब सक्सेसफुल होने के लिए। जहां तक मैंने अभी तक समझा है, मैं प्राउडिस्ट ब्लॉग इंडिया को भी मैं देख रहा हूँ, उनका नीचे से लेके जितना भी जिनको भी उन्होंने जो रोल दे के रखा हुआ है, वो लोग उस तरीके से काम नहीं करते हैं। आपका पब्लिक के साथ कनेक्शन ही नहीं है। न रोड पर आपका एक बैनर दिखता है प्राउड चाहिए, वाई प्राउड, न हिंदी में लिखा हुआ न इंग्लिश में लिखा हुआ। नहीं दादा प्लीज हम लोग इस स्टेज से निकल चुके हैं। हमने बहुत प्राउड को लिखा था। मैं एटलीस्ट मैं उस जनरेशन की हूँ जब हमने रातों रात, और मेरे साथ यहाँ और भी 2-3 लोग हैं जो उस जनरेशन के हैं जिसने बाबा के साथ काम किया था, ब्लैक पेंटिंग की थी, प्राउड किया था, प्राउड लिखा था, फ्लैग लिए थे। लेकिन अब हम इस हालत में पहुंचे हैं कि प्राउड जब तक लोग समझेंगे नहीं, जब तक बहुत ज्यादा ये प्राउड को समझ के प्राउड की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन प्राउड की नहीं होगी, तब तक फिजिकल में लाना वही होगा जैसे फोर्स करके कम्युनिज्म को लाया जाता है। दीदी, मैं अपने तरफ से कहना चाहूंगा, मैं पास्ट में यकीन नहीं करता हूँ। पर्सनली आई डोंट बिलीव इन पास्ट। दादा आप अपने हिसाब से हमें अपने हिसाब से करने दीजिए। एक मिनट देखिए, आप थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। आप लोग, this is an intellectual forum where we are discussing about Proud and understanding. दादा, जहाँ हम सिर्फ प्राउड की फिलॉसफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं दादा, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने लोगों को अट्रैक्ट करेंगे वो देखते हैं। दादा अट्रैक्शन की जो बात है, हमें ये सब करना ही नहीं है। हमें जो है दीवार में नहीं ढुकना है, हमें दिमाग में ढुकना है। तो हम लोग दिमाग में ढुकना है। प्लीज सुप्रिया जी, दिमाग में ढुकना है। तो दिमाग में ढुकने के लिए जिस तरीके का पब्लिसिटी होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है ना। दादा आप प्लीज करिए अपना, जो दादा आप पब्लिसिटी जिस तरह से आप सोचते हैं करने का, आप जरूर चालू करिए। देखिए दादा, प्राउड सबके लिए है, प्राउड मेरे लिए नहीं है, हम लोगों के लिए, आपके लिए भी है। आप जैसे समझते हैं आप वैसे कीजिए, हम जैसे समझते हैं हम वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको किसने रोका है? हमें टीम के हिसाब से चलना है ना। हमें तो आप अपने हिसाब से चलिए ना, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं प्राउड को, कीजिए। नहीं, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलेंगे दादा? आप शुरू कीजिए जो काम आप करना चाहते हैं प्राउड में। नहीं तो अब ये नियम दीदी जी, अब ये नियम बदलेगा। मैं आ गया हूँ तो नियम बदलना होगा। जितने के लिए जो जरूरी है वही करना है। आप हैं कौन दादा? आप हैं कौन? पहले आप जो अपना फेस दिखाइए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने में नहीं, आप अपना फेस दिखाइए। तो मैं तो जीतूंगा ही, मेरा जीतना तो तय है, मैं तो जीत ही रहा हूँ। फेस दिखाइए।